गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज से फिर से हम लोग यूट्यूब में अपना क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले बहुत दिन से यूट्यूब पे क्लास बंद था, जिसका बहुत सारा कारण था। हम लोग सोच रहे थे क्या कि क्लास को लाइव करें, लेकिन ऐसा अभी तक तो संभव हो नहीं पाया है, लेकिन भविष्य में ज़रूर ऐसा होगा। तो देखिए, हम लोग आज से फिर से मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं 8 क्लास का। तो देखिए, आप लोग का मार्च से एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम। आप लोग 7 से 8 में जाओगे, मतलब सब बच्चा अपना क्लास को चेंज करेगा और ऊपर क्लास में जाएगा। तो आज से हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। आपका एग्ज़ाम अभी लेट है, लेकिन हम लोग का क्लास अभी से ही स्टार्ट होगा। तो आप प्रॉपर नोट बनाइएगा। सवाल में कहीं भी जो भी दिक्कत होगा तो आपके पास जो भी व्हाट्सअप नंबर है आप उसमें मैसेज कीजिए या फिर आप उससे फ़ोन कीजिए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो हमारे जितने भी पुराने बच्चे हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्लास में, और आपको एक तरफ से पूरा चीज़ को पढ़ाया जाएगा। जैसे हम लोग पिछले साल भी लगभग चैप्टर को कवर किए थे, और वो भी हम लोग पढ़ेंगे केसी सिन्हा। सबसे पहले हम लोग केसी सिन्हा को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो स्कूल का किताब है उसको भी देखेंगे हम लोग। तो केसी सिन्हा में देखा जाए तो कुल मिला के 15-16 चैप्टर है, और सभी कुल मिला के 18 चैप्टर है, और इसमें से लगभग हम लोग को 15 चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब 15 चैप्टर का जानकारी हम लोग के पास बहुत अच्छी तरीक़ा से होना चाहिए। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा क्या कि हम लोग तो एक तरफ से पढ़ेंगे ही, चैप्टर वाइज पूरा सवाल को हल करेंगे, एक भी सवाल को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके लिए आप एक फेयर कॉपी पूरा कंप्लीट मेंटेन कीजिएगा, ताकि आपको भी अच्छा से समझ में आए। बाद में अगर आप रिवाइज करें तो आपको भी पूरा क्लियर चीज़ समझ में आए। आप लोग देखे होंगे कि पीछे हम लोग जो भी वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पे, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया भी होगा, और उसमें अच्छा खासा व्यू भी गया। तो अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्या से। तो परिमेय संख्या है क्या, तो इसके विषय में हम लोग जानते हैं क्या कि ये संख्या का एक प्रकार है। सबसे पहले संख्या के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग परिमेय संख्या के पास पहुँचते। तो संख्या क्या बताता है कि जो हम लोग गिनती गिनते हैं वही संख्या है। सीधा शब्दों में समझिए क्या कि जो हम लोग गिनती गिनते हैं वही संख्या है, और ये संख्या कुल मिला के 2 प्रकार का होता है। एक होता वास्तविक संख्या और एक होता काल्पनिक संख्या। बस दुनिया में यही 2 प्रकार का संख्या बना है। वास्तविक संख्या, अगर सीधा शब्दों में अगर इसको समझना चाहे तो वैसा संख्या जिसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, वही है वास्तविक संख्या। असल में इसका परिभाषा कुछ अलग है, लेकिन अगर तुमको ऐसे किसी को समझाना तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि वैसा संख्या जिसको लिख सके वही वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या जिसका सिर्फ हम लोग कल्पना कर सके, उसको हम लोग लिख ना सके, उसको सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं अपने माइंड में कि ऐसा भी संख्या होता है, वो होता काल्पनिक संख्या। अगर तुमको कभी भी कोई पूछे कि संख्या कितने प्रकार का है, तो हम लोग के पास एक ही जवाब होना चाहिए कि 2 प्रकार। अगर फिर वो पूछे कि कौन कौन सा 2 प्रकार, तो जवाब देंगे। फिर तुमको पूछेगा कि और आगे क्या नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो मतलब कि इसके बारे में तो यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, ये भविष्य में मिलेगा जब हम लोग ऊपर क्लास में जाएंगे, हायर क्लास में, जैसे 11th-12th में, तब उसका जानकारी वहाँ पर ये देगा क्या होता है। अब इसमें आ जाते हैं वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या भी क्या बताए कि जिसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, जिसका हम लोग कल्पना नहीं, मतलब कि जिसको हम लोग सही में लिख सकते हैं इस बोर्ड में, वो हो जाएगा वास्तविक संख्या। और इसका सटीक परिभाषा, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर ऐसे डायरेक्ट परिभाषा बोलेंगे ना तो जो नया बच्चा होगा वो समझ नहीं पाएगा कि परिमेय क्या अपरिमेय क्या है। लेकिन बच्चा इतना तो जरूर समझेगा कि जिस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वही वास्तविक संख्या। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसका परिभाषा परिमेय संख्या के रूप में दे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, तो फिर तुम्हारे सामने 2 चीज़ आ गया कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। क्योंकि जब तक इस दोनों को नहीं जानोगे तो फिर इसको क्लियर नहीं जान पाओगे। लेकिन सरल शब्दों में परिभाषा वही याद रखना कि जिस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वही वास्तविक संख्या। अब परिमेय संख्या क्या, और दूसरा परिभाषा क्या बताया कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब देखो परिमेय संख्या क्या बोलना चाह रहा है, तो वैसा संख्या जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न मतलब बट्टे के रूप में। जैसे देखो ये 5, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 0, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 0.5, तो देखो डेसिमल उड़ेगा, नीचे 1 10 आएगा, तो ये परिमेय संख्या है। तो मतलब जिसको भिन्न के रूप में लिखेंगे वही परिमेय संख्या। तो ये सारा परिमेय है, और यही परिमेय क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। और अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे देखो ये वर्गमूल 2, इसको हम लोग वर्गमूल पढ़ते हैं या फिर रूट पढ़ते हैं। जो 8 क्लास में चैप्टर आएगा, ये अभी
फिलहाल तुम लोग अनजान हो इस चीज़ से, लेकिन ये 8 क्लास में आएगा। अब देखो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब फिर तुम्हारे मन में सवाल होगा कि क्यों, इसके नीचे तो हम लोग 1 दे सकते हैं, मतलब ये जो √2 है इसके नीचे तो 1 दे सकते हैं। हाँ 1 दे सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि पहले आप इसको हटाइए तब 1 दे सकते हैं। देखो इसके ऊपर कुछ नहीं था तब 1 दिए हैं, तो इस चीज़ को जब तक आप नहीं हटाइएगा तब तक 1 नीचे नहीं आ सकता, तो इसीलिए हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। जैसे √3, अब कोई बोलेगा इसके नीचे 1 दे देंगे तो परिमेय हो जाएगा, तो नहीं, ऐसे नहीं होता। पहले इस रूट को हटाओ, इसको रूट बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गमूल। जब तक इसको नहीं हटाओगे तब तक हम लोग नीचे 1 नहीं दे सकते हैं, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब जैसे कोई बोल देगा √4, तो ये फिर परिमेय है। अब ये परिमेय कैसे हो गया, तो हम लोग जब वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताता क्या कि जब किसी संख्या को युग्म के रूप में गुना करेंगे तो वर्ग या फिर वर्ग संख्या या फिर वो वर्ग कहलाता उस संख्या का, और जब उसी वर्ग में से मतलब उसी संख्या के गुणनखंड में से जब एक संख्या को अलग निकाल लेते हैं जोड़ा जोड़ा में से एक बार, तो वो कहलाता वर्गमूल। कहने का मतलब कि देखो 2 को खुद के साथ 2 बार गुना किए तब ना 4 आया, तो ये इस संख्या का वर्ग है। जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो फिर वही बात है कि इसका गुणनखंड कर दो और 2 बार में से 1 बार निकाल लो, तो इस 4 में से 2 को निकाल सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय संख्या होगा, ना कि अपरिमेय। फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जब वर्गमूल वाला चैप्टर आएगा तो इसको चर्चा करेंगे। तो ये परिमेय होगा, ये सारा अपरिमेय है। तो वैसा संख्या जिसको बट्टे के रूप में नहीं लिखेंगे वो अपरिमेय, और जिसको बट्टे के रूप में लिखेंगे वो परिमेय। तो ये परिमेय और अपरिमेय को मिलाएंगे तो आ जाएगा वास्तविक संख्या। तो चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया बात, लेकिन इसके अलावे भी संख्या का बहुत सारा प्रकार है। अब यहाँ पे देखो, अगर तुमको संख्या पूछे तो 2 प्रकार, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब फिर पूछे कि वास्तविक संख्या कितना प्रकार, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद अगर तुमको पूछे कि परिमेय संख्या कितना प्रकार, तो अब यहाँ पे एक उत्तर होगा क्या कि परिमेय संख्या का कोई अंत नहीं है। परिमेय संख्या का बहुत सारा प्रकार है, 5 प्रकार, 10 प्रकार, 20 प्रकार, कुछ भी प्रकार हो सकता है परिमेय संख्या का। अगर यहाँ पे तुमको कोई पूछ दे कि परिमेय संख्या का कितना प्रकार है, तो शायद हम लोग के पास कोई जवाब नहीं है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर को, तो इसी को लेके चलते हैं हम लोग। तो इसको लेके अगर चले हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या का सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर वही है कि परिमेय संख्या से संबंधित जो भी बात है वो सारा चीज़ को इसमें बताने का कोशिश किया है। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का अगर प्रकार देखें तो सबसे पहले पूर्ण संख्या, ये भी परिमेय संख्या का ही प्रकार है, पूर्ण संख्या। उसके बाद प्राकृत संख्या, तो जितना बोल रहे हैं सिर्फ आप लोग उसको उतना सुनिए, बाद बाकी आएगा जो उसको तो हम लोग डील करेंगे यहाँ। तो प्राकृत संख्या दूसरा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर प्राकृत संख्या, 3 नंबर में भाज्य संख्या, 4 हो गया अभाज्य संख्या, 5 हो गया सम संख्या, 6 हो गया विषम संख्या। जितना प्रकार का संख्या सोच सकते हैं सारा हो सकता है इसमें। 7 में हो जाएगा वर्ग संख्या, 8 में घन संख्या, 9 में यौगिक संख्या। इसके अलावे भी संख्या है, जैसे योग रूढ़ संख्या, वो सारा चीज़ आ जाएगा परिमेय में। अब देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जितना प्रकार का भी संख्या है अपरिमेय को छोड़ के वो सारा परिमेय है, और वो सारा परिमेय क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या है, सीधा सा बात। तो मतलब जितना प्रकार का भी परिमेय संख्या आएगा वो सारा का सारा वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले देखो पूर्ण संख्या, तो इसका परिभाषा हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वैसा संख्या जिसको हम लोग गिनती की वह संख्या जिसको हम लोग 0 से शुरू करें। जब गिनती गिनना हम लोग 0 से शुरू करें तो होता पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब होता है पूरा, जब पूरा संख्या आएगा तो वही होगा पूर्ण संख्या। लेकिन शर्त क्या है कि हम लोग गिनती में जिसको गिनते हैं, कभी भी गिनती में -1 नहीं गिने, -5 नहीं गिने। उसको गणित में पढ़ते तो अलग बात है कि हिसाब के रूप में पढ़ते, लेकिन ना आज तक कभी पहाड़ा में पढ़े माइनस वाला, ना बटे वाला, ना कभी गिने हम लोग। तो मतलब गिनती की संख्या जब 0 से शुरू होगा तो वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। सीधा सा बात की पूरा संख्या जिसके साथ प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा वही कहलाएगा पूर्ण संख्या। अब ध्यान देना, अगर 0 पूर्ण संख्या है तो इसके नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं। अगर 1 दे दिए तो यही पूर्ण संख्या बन गया, परिमेय संख्या। तो सीधा सा बात यहाँ पे क्लियर हो गया क्या कि सारा का सारा पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगा। जैसे देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते, इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 देख सकते हैं, अनंत तक लास्ट तक भी उसके नीचे तुम 1 दे सकते हो। तो दुनिया में जितना भी पूर्ण संख्या है सारा का सारा पूर्ण संख्या परिमेय होगा, और परिमेय अगर वो बन गया तो वास्तविक संख्या हो गया। तो कहने का मतलब ये सारा का सारा पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, अगर परिमेय वो बन गया तो फिर वो बन गया वास्तविक संख्या।
तो ये परिमेय पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा कि गिनती की संख्या जब 0 से शुरू होगा तो ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे और एक सवाल बनेगा क्या, सबसे पहले परिभाषा तो हम लोग को पता हो गया, उसके बाद तुमको सवाल यहाँ पे पूछेगा क्या कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या और सबसे छोटा पूर्ण संख्या। तो अगर सबसे छोटा देखें तो 0 से शुरू हुआ, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0। एग्जाम में बहुत बार पूछा इस सवाल को, हो सकता है कि फिर फाइनल एग्जाम हो तो वहाँ पर फिर इस सवाल को पूछे हो। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ा पूछेगा तो अनंत, कोई अंत नहीं, हम लोग करोड़ों तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूर्ण संख्या। अब आ जाओ जस्ट उसके नीचे प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या जब 1 से शुरू हो, अब उसमें 0 शामिल नहीं होगा, गिनती गिनेंगे तो उसमें 0 शामिल नहीं होगा, वो 1 से शुरू होगा, तो वो सारा कहलाएगा प्राकृत संख्या। तो अब देखो फिर से वही बात है कि अगर 1 2 3 4 5 अनंत तक प्राकृत संख्या है तो इसके नीचे हम लोग 1 बैठा सकते हैं। अगर जैसे 1 नीचे बैठ गया तो ये फिर बन गया तुम्हारा परिमेय संख्या। तो मतलब प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय बन गया तो फिर बन गया क्या, वास्तविक संख्या। तो अब सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या अनंत। तो ये सारा के बारे में तुमको जानकारी होना चाहिए, बस इतना बात कि ये सारा का सारा परिमेय संख्या है और वो परिमेय बन गया तो सारा का सारा वास्तविक संख्या है। बस इतना ही बात तुमको जानना था इसमें। लेकिन इसका परिभाषा तुमको 7 क्लास से याद होना चाहिए या फिर 6 क्लास से ही। तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वर्ग संख्या, घन संख्या और यौगिक संख्या, तो इतना प्रकार का संख्या का परिभाषा, और उसमें सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या दोनों चीज़ याद होना चाहिए। अब फिर बात यहाँ पे इतना क्यों जाने, तो इतना इसीलिए जानना है कि ये सारा का सारा पूर्ण परिमेय संख्या है और हम लोग को परिमेय संख्या ही चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि अब तुम्हारे माइंड में ये चीज़ बैठ गया कि परिमेय संख्या हमेशा बटे में होता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि परिमेय संख्या बटे में होगा, वो इनडायरेक्ट होता है। जैसे 3, अब तुम बोलोगे इसमें तो बटे है ही नहीं, जब बटे नहीं तो परिमेय संख्या कैसे हुआ, तो अभी बताया ना कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब आ गया ना बटे में। तो असल में ये 3 तो विषम संख्या था या फिर अभाज्य संख्या है। देखो 3 या तो विषम संख्या का उदाहरण होगा या फिर अभाज्य संख्या उदाहरण होगा। लेकिन देखो विषम संख्या और अभाज्य संख्या ये भी तो परिमेय संख्या है। तो बात वही है कि सारा प्रकार का संख्या परिमेय और सारा परिमेय वास्तविक संख्या। तो इसीलिए इतना जब तक नहीं जानेंगे तो फिर परिमेय संख्या में दिक्कत हो जाएगी। तो चलो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर में। अगर इतना चीज़ समझ में आ गया तो अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर में। अब चैप्टर हम लोग को बोला क्या कि परिमेय संख्या से संबंधित जो भी बातें हैं उस चीज़ को जानना है यहाँ पे। तो देखो इस चैप्टर में मुख्य रूप से तुमको एक ही चीज़ समझाने का प्रयास किया है। ऐसे भी ये परिमेय संख्या वाला चैप्टर हम लोग आगे क्लास में ही मिलेगा, 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तुमको क्या समझाया है कि परिमेय संख्या का गुण, कि परिमेय संख्या किस किस गुण के आधार पे इस चैप्टर में बैठा हुआ है। तो परिमेय संख्या देखो, तो परिमेय संख्या मुख्य रूप से बोर्ड मास पे चलता है इस चैप्टर के अनुसार। और बोर्ड मास में मुख्य रूप से 4 चीज़ के ऊपर इसमें बात किया है, जोड़, घटा, गुना और भाग। तो परिमेय संख्या का ये 4 गुण के बारे में इस चैप्टर में तुमको बताया और इसका कौन कौन सा गुण है उसके बारे में तुमको पूरा समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहला गुण इसमें आया गया समवरक गुण, क्योंकि चैप्टर में यही चीज़ है, इसी को जानना होगा। समवरक या ये समवरक ही लिखते हैं और एक दूसरा नाम शायद कुछ होगा तो किताब में वो देखना होगा हम लोग को। तो देखो समवरक गुण पहला गुण, दूसरा गुण, पहले सारा गुण को लिख लेते हैं और सारा को समझेंगे फिर हम लोग डायरेक्ट चैप्टर में चलेंगे। दूसरा गुण इसमें है क्या, क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। तीसरा साहचर्य गुण, साहचर्य गुण। चौथा योज्य तत्समक। तीसरा पांचवा गुणात्मक तत्समक। छठा योज्य प्रतिलोम। सातवां गुणात्मक प्रतिलोम। तो बस इतना चीज़ के ऊपर इस चैप्टर में बात किया है। अगर ये सारा चीज़ समझ में आ गया तो चैप्टर पूरा हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो ये सारा पॉइंट को अगर समझ जाएंगे हम लोग तो चैप्टर फिर सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर यहीं से स्टार्ट है। अब देखो सबसे पहला क्या, समवरक गुण। सबसे पहले माइंड में ये बैठा कि ये गुण परिमेय संख्या के लिए है।
क्योंकि चैप्टर है परिमेय संख्या, तो ये गुण परिमेय संख्या के लिए। लेकिन इसके अलावा देखो ये जो 7 गुण लिखा हुआ है ना, इसके अलावा भी गुण हो सकता है, लेकिन 8 क्लास तक में नहीं है। ये गुण सिर्फ परिमेय संख्या के लिए लागू नहीं है, दुनिया में जितना प्रकार का संख्या सबके लिए लागू है। लेकिन शर्त वही है कि हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो इस गुण को हम लोग परिमेय संख्या में लागू कर रहे हैं। तो सबसे पहला गुण है समवरक गुण। तो समवरक गुण बताना क्या चाह रहा है उसको समझना। पहले ये बोल रहा है क्या कि जब किसी संख्या को आप किसी भी संख्या के साथ जोड़िएगा और वही संख्या फिर से प्राप्त हो रहा है, मतलब उसी समूह के संख्या प्राप्त हो रहा है, तो वो कहलाएगा समवरक गुण। या फिर घटाने पर भी। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ के लिए पढ़ते हैं। देखो समझो इस सवाल को। जैसे देख लो 5 जोड़ 3 कर दिए, तो ये बराबर आ गया 8। अब ध्यान देना, ये 5 भी पूर्ण संख्या, एक नंबर को समझ रहे हम लोग समवरक गुण को, ध्यान देना यहाँ पे। तो देखो 5 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 8। ये 8 भी पूर्ण संख्या है। तो समवरक गुण तुमको यही बताना चाह रहा कि जब आप किसी भी समूह के संख्या को, मतलब ये पूर्ण संख्या था, ये सारा पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, जब दो आपस में पूर्ण संख्या को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद अगर पूर्ण संख्या मिल जाए तब उसको हम लोग बोलेंगे कि समवरक गुण है। तो मतलब अब देखो यहाँ पे ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, जोड़ने के बाद आ गया पूर्ण संख्या, तो मतलब समवरक गुण जोड़ के लिए सत्य है। किसके लिए सही है? जोड़ के लिए सही है। सवाल पूछता भी है ये कि समवरक गुण किसके लिए सही है, मतलब सत्य है। तो समवरक गुण जोड़ के लिए सत्य होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि देखो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, जोड़ने के बाद भी आया पूर्ण संख्या, तो समवरक गुण जोड़ के लिए सत्य हो गया। जोड़ मतलब योग, योग भी लिखा हुआ आएगा। अब आ जाओ घटा के लिए। अब देखो घटा के लिए ये 5 - 3, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, घटाने के बाद भी पूर्ण संख्या आया। लेकिन देखो अगर इसको हम लोग पलट दें, -5 कर दे, +3 कर दे, ये भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी घटा ही है। इसको जब घटाओ तो -2 आ जाएगा। अब देखो ये था पूर्णांक, ये था पूर्ण संख्या, और बराबर आ गया पूर्णांक, अलग अलग हो गया। एक ही जाति का आना चाहिए, ये पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या है, और ये आ गया पूर्णांक। तो फिर देखो अब घटा के लिए, लेकिन समवरक गुण गलत हो गया, क्योंकि देखो ये पूर्ण आया पूर्ण, ठीक है। जब इसको ऐसे घटाए तो आ गया पूर्णांक। जोड़ को तुम किसी भी प्रकार से जोड़ो, हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा। पूर्ण को जोड़ोगे तो पूर्ण ही आएगा, लेकिन इसमें ये गड़बड़ हो गया देखो। तो इसीलिए कि समवरक गुण घटा के लिए असत्य होता है। उसी प्रकार से समवरक गुण गुना के लिए देख लो, 3 × 2 बराबर आ गया 6, या फिर तुम 2 × 3 करो तो भी आएगा 6। तो समवरक गुण गुना के लिए सत्य है। लेकिन वहीं पे देखो समवरक गुण लेकिन भाग के लिए फिर असत्य हो जाएगा। ये इसको करोगे तो 5 आ जाएगा, जब इसको करोगे भाग दोगे तो ये 1/5 आ जाएगा। देखो पूर्ण भागा पूर्ण, पूर्ण आया, पूर्ण भागा पूर्ण, लेकिन आ गया बटे वाला आ गया, भिन्न वाला आ गया। तो मतलब समवरक गुण भाग के लिए असत्य है। तो देखो कुल मिला के 4 चीज़ के बारे में ही पढ़े चैप्टर में हम लोग। मतलब पहला गुण में जोड़ घटा गुना भाग, तो समवरक गुण जोड़ के लिए सही होगा, घटा के लिए गलत होगा, गुना के लिए सही होगा, भाग के लिए गलत हो जाएगा। तो ये था समवरक गुण, ये परिमेय संख्या का पहला गुण था। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग दूसरा गुण के ऊपर। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देखना, वो सारा चीज़ फिर से समझ में आएगा। अब चलते हम लोग दूसरा गुण में। अब दूसरा गुण है हम लोग के पास क्या कि क्रम विनिमय गुण। अब इस गुण के बारे में हम लोग 7 क्लास में भी पढ़े हैं कि क्रम विनिमय गुण होता क्या है। तो क्रम विनिमय, देखो यहाँ पे 2 शब्द है, क्रम और विनिमय। क्रम मतलब स्थान, विनिमय मतलब बदलना। स्थान को बदलना वही है क्रम विनिमय गुण, लेकिन उसका जो चिन्ह है ना वो अपने जगह पे रहेगा। कहने का मतलब, अब देखो ये फिर जोड़ घटा गुना भाग तीनों चारों के लिए आएगा। देखो ये 10 जोड़ 2, या फिर तुम 2 जोड़ 10 करो। देखो चिन्ह ने बदला, इसके अंदर जो जोड़ था वो अपने जगह पे है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो अपने जगह पर ही है। तो 10 जोड़ 2 या फिर 2 जोड़ 10, दोनों अपने स्थान पे ही है। स्थान तो बदला लेकिन चिन्ह अपने स्थान पे ही है। लेकिन देखो जोड़ने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये भी 12 पूरा, ये भी 12 पूरा। तो यही कहलाया क्रम विनिमय गुण। मतलब स्थान को परिवर्तन किए, चिन्ह को परिवर्तन नहीं किया, और उसके बाद रिजल्ट सेम आ रहा, तो क्रम विनिमय गुण उसके लिए सही होगा। तो देखो क्रम विनिमय गुण जोड़ के लिए सत्य हो गया। तो क्रम विनिमय गुण जोड़ के लिए सत्य है। अब चलते हम लोग किसके लिए तो देखो यहाँ पे हम लोग परिमेय से संबंधित गुणों को देख रहे थे, तो उसमें से हम लोग समवरक गुण को देख लिए कि समवरक गुण होता क्या है। तो इसके बारे में पूरा हम लोग समझने का प्रयास किए और इसको समझ भी गए हम लोग। अब आगे जितना भी और 6 गुण बचा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर में आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे
कि कल पूरा थ्योरी को समाप्त करेंगे और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को समझाने का प्रयास किए हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना होगा क्या कि परिमेय संख्या का गुण क्या क्या है। तो कल हम लोग एक गुण के बारे में पढ़े थे कि समवर्ग गुण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़े हैं। तो ये सारा परिमेय संख्या का गुण ही लिखा हुआ और चैप्टर में इसी से सवाल दिया भी हो। तो मतलब अगर ये सारा चीज़ अगर हम लोग को समझ में आ जाए तो शायद हम लोग चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। अगर तुमको कोई टीचर ना बताए तो भी सारा सवाल को तुम बना लोगे, लेकिन इतना पॉइंट तुमको समझ में आना चाहिए आखिर है क्या। तो देखो यहाँ पे जितना भी चीज़ लिखा हुआ ये सारा परिमेय संख्या से संबंधित है, जो कि हम लोग कल इसके बारे में चर्चा भी किए थे कि समवर्ग गुण है क्या। और अब देखो यहाँ पे जो इसके बाद जितना गुण बचा अब इसके बारे में समझते हैं हम लोग, क्योंकि इसी से संबंधित सवाल है चैप्टर में। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे जितना भी गुण है सारा के बारे में फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसको तो हम लोग कल पढ़ लिए थे ये होता क्या है। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा तो पीछे वाला वीडियो देखोगे तो आराम से इस चीज़ को समझ पा जाओगे। तो अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर से। तो 2 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे सारा गुण को हम लोग यहीं पे देखते हैं। 2 नंबर में क्या कि क्रम विनिमय गुण। तो देखो क्रम मतलब होता है स्थान और विनिमय मतलब होता है बदलना। तो मतलब किसी चीज़ का स्थान बदलना वही क्रम विनिमय गुण है। तो स्थान हम लोग बदलेंगे किसका, तो जो सवाल देगा उसमें जो संख्या होगा सिर्फ उसका स्थान बदलेंगे, बाद बाकी उसके अंदर जो चिन्ह रहेगा जोड़ घटा गुना भाग। असल में इतना चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये असल में जोड़ घटा गुना और भाग के लिए ही ये गुण है। परिमेय संख्या का ये जो 4 हम लोग काम करेंगे उसी का ये गुण है। तो इसमें से सबसे पहले देखो जोड़ का गुण, मान लो ये a है और प्लस में b है। अब बोलना ये क्या चाह रहा है कि अगर आप b + a कीजिएगा तो दोनों में रिजल्ट सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तब बोलेंगे ये क्रम विनिमय गुण में है, अगर नहीं हुआ तो क्रम विनिमय गुण में ये नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर इसको हम लोग मान ले 10 और इसको प्लस में मान ले 2, तो अब बराबर देखो a माने है 10 b माने है 2। अब जस्ट इसको उल्टा करते हैं, b को लिखते हैं पहले मतलब 2 को लिख लिए पहले। देखो जोड़ का स्थान नहीं बदला। अभी बताया क्या कि क्रम मतलब संख्या, क्रम मतलब स्थान और विनिमय मतलब बदलना। स्थान को बदलना लेकिन संख्या का स्थान, ये जोड़ का स्थान नहीं। तो ये b का मान पहले आ गया और a का मान बाद में आ गया। अब देखते हैं दोनों को जोड़ के, ये भी 12 ये भी 12। तो एक चीज़ अब यहाँ पे क्लियर हो गया क्या कि ये जो क्रम विनिमय गुण है ना, जिसको हम लोग परिमेय संख्या के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो जोड़ आएगा उसके लिए ये सत्य होगा, ये जोड़ के लिए सत्य है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया क्या कि क्रम विनिमय गुण जोड़ के लिए सत्य होगा, ये पहला हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा में, यही क्रम विनिमय गुण अगर हम लोग घटा के लिए देखें तो फिर वही चीज़ करेंगे कि संख्या का स्थान बदलेंगे, बाद बाकी संख्या को हम लोग नहीं बाद बाकी चिन्ह को हम लोग नहीं बदलेंगे। अब देखो a हो गया 10 - 2 बराबर, अब b के जगह पर 2 और a के जगह पर 10, चिन्ह अपने जगह पर रहा। अब देखो इसको घटाएंगे तो 8 आएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। 10 में से 2 जाएगा 8 और 2 में से -10 जाएगा तो -8। तो देखो क्रम विनिमय गुण गुना के घटा के लिए असत्य हो गया, क्योंकि देखो दोनों बराबर आया ही नहीं, क्योंकि ये प्लस का 8 आया ये माइनस का 8 आया। तो कह सकते हैं क्या कि क्रम विनिमय गुण जो घटा के लिए असत्य है। अब देखते हैं इसी चीज़ को गुना के लिए, क्योंकि हम लोग इस चारों चीज़ के लिए ही पढ़ना होगा ये। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि 10 × 2 मतलब a × b बराबर b × a मतलब 2 × 10। इसको गुना करेंगे तो ये 20 आएगा, इसको गुना करेंगे तो ये 20 आएगा। अब देखो दोनों बराबर हो गया। तो अब कह सकते हैं क्या कि क्रम विनिमय गुण गुना के लिए सत्य होगा। अब लास्ट क्या बचा भाग के लिए। तब देखो यहाँ पे 10/2 मतलब a/b बराबर b/a मतलब 2/10। जब इसको भाग करोगे तो ये 5 आएगा, इसको भाग करोगे तो 1/5 आएगा। अब देखो फिर दोनों बराबर नहीं हुआ, तब फिर कह सकते क्या कि क्रम विनिमय गुण भाग के लिए असत्य है। तो कुल मिला के क्रम विनिमय गुण हम लोग परिमेय संख्या के लिए पढ़ रहे हैं, और परिमेय संख्या में 4 चीज़ के लिए जोड़ घटा गुना और भाग। जब इस क्रम विनिमय गुण को हम लोग चारों में देखें तो ये जोड़ के लिए सत्य हो रहा है, गुना घटा के लिए असत्य हो रहा है, गुना के लिए सत्य हो रहा है और भाग के लिए असत्य हो रहा है। तो मतलब ये इसी प्रकार से सवाल को देगा और तुमको पूछेगा कि कौन सा गुण किसके लिए सत्य और किसके लिए असत्य हो। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि ये क्रम विनिमय गुण 2 चीज़ के लिए सत्य है, एक जोड़ के लिए और एक गुना के लिए, जबकि घटा और भाग के लिए असत्य है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आता है
तो वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देखोगे तो ये सारा चीज़ अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग ये दूसरा गुण को पढ़ लिए, ये पहला गुण तो हम लोग कल के वीडियो में ही डिस्कस किए थे। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा गुण। अब तीसरा गुण है यहाँ पे क्या, सहचार्य गुण। अब यहाँ पे एक शब्द को समझो पहले कि सह मतलब क्या होता है। सह का अर्थ होता है एक साथ या फिर साथ में। तो सह का मतलब साथ, तो एक साथ कुछ ना कुछ आएगा। तो एक साथ आएगा क्या, संख्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो एक साथ कुछ संख्या आएगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा पहचान क्या है कि अगर सहचार्य गुण तुमको कुछ समझ में ना आए तो इतना समझना कि ये हमेशा ब्रैकेट में रहेगा, तो वही होगा सहचार्य गुण। तो मतलब जब संख्या ब्रैकेट के अंदर जोड़ घटा गुना भाग उसके अंदर जो तुम करोगे वो गुण कहलाएगा सहचार्य गुण। अब इस सहचार्य गुण को फिर हम लोग इस चारों में पढ़ेंगे, जोड़ घटा गुना और भाग में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब कि a + b और बाहर में c है। पहले हम लोग जोड़ के लिए देख रहे हैं, तब बोला क्या कि आप किसी एक को बाहर कीजिए और c को अंदर कीजिए। चलो हम लोग a को बाहर कर दिए और c को अंदर कर दिए। अब बैठा के देखते हैं सवाल को। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते क्या कि a है 12 और b है यहाँ पर कुछ मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग 10, इसको मान लेते हैं हम लोग 2 और यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग 5। मान लिया, कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो a के यहाँ पर मान लिया 10, b का वो मान लिया 2 और c को मान है 5। अब इसको हम लोग बदलते हैं। देखो c को कर दिया अंदर, मतलब ये c के यहाँ पे 5 अंदर में आ गया, b अपने जगह पर है और a जो था ये आ गया बाहर। यहाँ पर होगा हम लोग का a। अब ध्यान देना, इसको हल करते हैं। 10 और 2 12 और 5 17। इधर भी देखो 5 और 2 7 और 10, इधर भी हो गया 17। तो एक चीज़ फिर क्लियर हो गया क्या कि सहचार्य गुण जोड़ के लिए सत्य होगा। सहचार्य गुण का अर्थ होगा कि ये ब्रैकेट में ही आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो देखो ये जोड़ के लिए सत्य होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग घटा के लिए देखते हैं, तो जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ पे घटा कर देते हैं। तो ये हो गया 10 - 2 और यहाँ पे -5 बराबर। अब यहाँ पे c को ला चुके हम लोग अंदर और इसमें से हम लोग को b को घटाना होगा और a को हम लोग कर चुके हैं बाहर। तो ये 10 है तो ये चल गया बाहर। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया, तो कुल मिला के यहाँ पे 3 बचा। मतलब ये बोर्ड मास के रूल से हल कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पे देखो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 10 गया तो -7। अब फिर देखो दोनों बराबर नहीं हुआ, तो अब कह सकते क्या कि सहचार्य गुण घटा के लिए असत्य हो जाएगा। अब चलते हम लोग फिर इसी चीज़ को गुना के लिए देखते हैं। तो 10 × 2 और फिर बाहर में गुना 5। अब इधर में c को अंदर किए हैं तो 5 × 2 और बाहर में गुना 10। इसको गुना करेंगे तो 10 × 20, 20 × 5 = 100। 5 × 10, 5 × 2 10, 10 × 10 ये भी हो गया 100। अब एक चीज़ फिर क्लियर हो गया क्या कि सहचार्य गुण गुना के लिए सत्य है। अब इसको देख लेते हैं भाग के लिए। अब भाग मतलब जहाँ पे जोड़ घटा और गुना था वहाँ पे भाग का चिन्ह आ जाएगा। फिर भाग में 5 बराबर, 5 को कर दिए अंदर, भाग 2 और फिर भाग में 10। अब इसको हल करेंगे तो 5 × 10 5 आएगा, 5 को 5 से भाग देंगे तो फिर 1 आएगा। अब इधर देख लेते हैं, इसको जब भाग करोगे तो दशमलव में आएगा, तो 2.5 आएगा और फिर भागा 10 है, फिर इसको 10 से भाग करोगे तो कुल मिला के आ जाएगा ये 0.25 आएगा। अब फिर देखो भाग के लिए क्रम सहचार्य गुण असत्य हो गया। अब फिर से समझते देखो क्रम विनिमय गुण को। 4 चीज़ के लिए पढ़े हम लोग, जोड़ घटा गुना और भाग। तो जोड़ के लिए, जब जोड़ के लिए सवाल को देखे हम लोग तो ये सत्य निकला। घटा के लिए जब इसको हल किए तो असत्य निकला। गुना के लिए जब हल किए तो ये सत्य निकला। भाग के लिए जब इसको हल किए तो ये असत्य निकला। तो कुल मिला के कह सकते हैं क्या कि सहचार्य गुण जोड़ और गुना के लिए सत्य होगा, बाद बाकी घटा और भाग के लिए असत्य होगा। तो ये था हम लोग का सहचार्य गुण, जो कि आसानी से समझ में आया होगा सबको, क्योंकि ये आसान चीज़ ही है। इस चीज़ को हम लोग 7 क्लास में भी बहुत अच्छा से पढ़े थे। तो ये था सहचार्य गुण। अब हम लोग चलते हैं क्या, योज्य प्रतिलोम में, योज्य तत्समक में। अब यहाँ पे जो वर्ड है इसी को समझना है, बाद बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान चीज़ है सारा। अब हम लोग चलते हैं हम लोग कितने नंबर की ओर, 4 नंबर की ओर। अब इसमें लिखा हुआ क्या कि योज्य तत्समक। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 शब्द को समझना है, बाद बाकी ऐसे समझ में आएगा। योज्य मतलब जोड़, तत्समक मतलब कि अपना ही गुण बना के रखेगा। तत्समक मतलब जो है वही रहेगा।
तो देखो योज मतलब किस संख्या को किसके साथ जोड़ कि वो वही चीज़ रह जाए। कहने का मतलब कि मान लो ए कोई संख्या है, मान लिए ए कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन परी में पढ़ रहे हैं तो परी में ही इसको उदाहरण में रखेंगे हम लोग। तो अगर ए कोई एक परिमेय संख्या है तो इसके साथ हम लोग क्या जोड़े ताकि फिर वही संख्या रह जाए, मतलब वो अपने गुण को ना बदले, वो तत्समक रूप में ही रह जाए। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए के साथ दुनिया में मात्र एक संख्या ऐसा बना 0 कि जब इसको साथ तुम किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो कुल मिला के वही संख्या हम लोग को रिजल्ट के रूप में मिलेगा। तो यही कहलाता है योज तत्समक, कि जब आप किसी संख्या को अन्य किसी संख्या के साथ जोड़ने से सेम वही संख्या प्राप्त हो जाता है, तो आप उसको कह सकते हैं क्या, योज तत्समक। तो मतलब 0 ही इस दुनिया में एक ऐसा संख्या है कि इसको तुम किसी के भी साथ जोड़ो कुल मिला के वही संख्या आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि ये 0 किसी भी संख्या के लिए योज तत्समक है। तो सवाल में इस प्रकार से लिख के देगा, तुमको पूछेगा कि ये किस गुण के ऊपर आधारित है, तब हम लोग कहेंगे क्या कि ये योज तत्समक के रूप में आधारित है। ठीक है ना। तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये है ही आसान। योज मतलब जोड़, तत्समक मतलब अपना ही गुण, वो नहीं छोड़ेगा। तो बस 0 ही एक ऐसा संख्या उसको तुम किसी के साथ जोड़ो बराबर उतना ही संख्या आएगा, तो इसी को बोलेंगे योज तत्समक। अब देखो उदाहरण वो ऐसे देगा, उदाहरण को सेम ये ऐसे देगा और उसके बाद पूछेगा कि ये किस गुण के ऊपर आधारित है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये योज तत्समक है। अब चलते हम लोग गुणात्मक तत्समक। सेम वही बात है, तत्समक मतलब अपना गुण नहीं बदलेगा, गुणात्मक मतलब गुना करने पर, तो किसको किसी संख्या के साथ गुना करे ताकि वो संख्या ना बदले, वही आए और वही उसका क्या कहलाएगा, तो गुणात्मक तत्समक। तो मतलब 5 नंबर में कह सकते हैं क्या कि ए को किस संख्या के साथ गुना करें ताकि गुना करने के बाद हम लोग को ए ही प्राप्त हो। तो सीधा सा कह सकते, सीधा शब्दों में, कि जब ए को 1 से गुना करेंगे, ए कोई भी संख्या हो सकता, सीधा सा बात, इस ए को अगर 1 से गुना करें तो ए ही मिलेगा हम लोग को। तो मतलब ये 1 जो है ना दुनिया में किसी भी संख्या के लिए ये कहलाएगा गुणात्मक तत्समक। तो मतलब क्यों, क्योंकि देखो 1 को किसी के साथ गुना करो वही चीज़ आएगा, ए के साथ गुना करो ए आएगा, बी के साथ गुना करो बी आएगा, 10 के साथ गुना करो 10 आएगा। तो मतलब ये 1 किसी भी संख्या के लिए कहलाएगा गुणात्मक तत्समक, जबकि ये 0 किसी भी संख्या के लिए कहलाएगा योज तत्समक। तो ये भी चीज़ समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे योज प्रतिलोम। अब फिर देखो, अब इसमें भी वही बात है कि योज मतलब होता है क्या, जोड़, और प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो जोड़ का उल्टा घटा या फिर घटा का उल्टा जोड़। तो बस यही चीज़ समझाने का प्रयास किया है कि योज प्रतिलोम, योज मतलब जोड़, जोड़ का उल्टा घटा या फिर घटा का उल्टा जोड़। तो बस सीधा सा बात है, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं क्या कि जब किसी संख्या को उसके विपरीत चिन्ह द्वारा लिखा जाता है, मतलब जोड़ में तो घटा में लिखो, घटा में तो जोड़ में लिखो, तो वही कहलाएगा योज प्रतिलोम। और किताब में सवाल यहीं से स्टार्ट है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो योज प्रतिलोम मतलब कि अपने चिन्ह को बदल देना, जोड़ में तो घटा, घटा में तो जोड़, इसी को हम लोग बोलेंगे योज प्रतिलोम। जैसे देखो 5 का योज प्रतिलोम -5, -10 का योज प्रतिलोम प्लस का 10, -3/5 का योज प्रतिलोम तो 3/5, 5/10 का योज प्रतिलोम तो -5/10। तो मतलब चिन्ह को बदल के लिखना, वही उसका कहलाएगा योज प्रतिलोम। अब देखो योज प्रतिलोम में 2-3 बात और याद रखना है, क्योंकि ये इसका खासियत है योज प्रतिलोम का। अब देखो योज प्रतिलोम बताना क्या चाह रहा कि मेरे चिन्ह को बदल दो, हम ही योज प्रतिलोम है, सीधा सा बात है। कोई भी संख्या क्या बता रहा है तुमको कि मेरे चिन्ह को तुम बदलो, हम उसी का योज प्रतिलोम है, सीधा सा बात है। अब योज प्रतिलोम देखो, इस 5 का योज प्रतिलोम -5 आया। अब ये तुमको बताया गया कि जब आप इस दोनों को जोड़िएगा, योज कोई संख्या और उसका योज प्रतिलोम को जब आप जोड़िएगा तो हमेशा ये 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछता है कि किसी भी संख्या और उसके योज प्रतिलोम का योग हमेशा क्या होगा, तो हमेशा 0 होगा। देखो ना, ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 गया, 0 आ जाएगा। जैसे देखो -10 का योज प्रतिलोम, तो प्लस का 10 प्लस लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ हम लोग 10 लिखेंगे। जब इस दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो बराबर में आ जाएगा 0। तो योज प्रतिलोम में एक चीज़ बता दिया गया कि किसी भी संख्या और उसका योज प्रतिलोम का योग हमेशा 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्या बनाएगा कि किसी भी संख्या तथा उसके योज प्रतिलोम के योग हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। तो एक चीज़ ये क्लियर हुआ। और एक बात कि किसी भी संख्या, एक ऐसा संख्या कि जिसका योज प्रतिलोम वही संख्या हो, तो 0। देखो 0 को ऋणात्मक या फिर धनात्मक हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब कभी भी 0 माइनस में नहीं लिखा जाता। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि किस संख्या का योज प्रतिलोम वही संख्या होता है। तो 0 एक ऐसा संख्या है जिसका योज प्रतिलोम 0 ही होगा, -0 कभी लिखा ही नहीं जाता।
तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस संख्या का योज्य प्रतिलोम वही संख्या होता है। तो 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा, माइनस उसमें हम लोग लगा के नहीं बोलते। ऑप्शन में देगा तुमको -0 +0 0 दोनों इनमें से कोई नहीं, ऐसे सवाल को बनाएगा। तो ध्यान रखना 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। तो ये था सारा योज्य प्रतिलोम से संबंधित बात। अब लास्ट हम लोग देखते हैं क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर में चलेंगे और सवाल को आज देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे लास्ट सवाल है क्या कि गुणात्मक प्रतिलोम। अब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब था जोड़, प्रतिलोम का था अर्थ था उसका उल्टा, तो जोड़ का उल्टा घटा। तो यहाँ पर भी वही बात है। देखो गुणात्मक प्रतिलोम, एक चीज़ तो समझ में आ गया कि प्रतिलोम मतलब उल्टा, गुणात्मक मतलब गुना का उल्टा। तो गुना का उल्टा क्या होगा, भाग होगा, सीधा सा बात है। तो बस वही हो गया क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। तो बहुत ही आसान है, अगर शब्द को अलग अलग तरीक़ा से समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो किसका उल्टा, गुना, गुना का उल्टा भाग। तो देखो जैसे 5 का अगर पूछ दे कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, चल गया 5 भाग में, क्योंकि देखो इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसके नीचे 1 था, 1 चल गया ऊपर और 5 आ गया नीचे। अगर तुमको कोई पूछ दे कि 3/2 का योज्य प्रतिलोम, तो 3 था नीचे, 2 था नीचे, तो 2 चल गया ऊपर और 3 था ऊपर में, तो ये आ गया नीचे, हो गया ना भाग। तो मतलब देखो ये उल्टा हो गया, जो था उसका उल्टा हो गया। तो पहले ऐसे था, ये ऐसे हो गया, तो ये कहलाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम का खासियत क्या है, सबसे पहले देखो गुणात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम को जब उसी के साथ गुना करोगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा। किसी भी संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम को गुना करोगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो एक मेन चीज़ यहाँ से निकल के आ गया कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम को जब खुद के साथ गुना करोगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा। सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम क्या समझे कि किसी भी संख्या का उल्टा, मतलब गुना में है तो भाग। तो देखो ये 5/1, 1 नीचे था तो 1 चल गया ऊपर, 5 आ गया नीचे। 3/2, तो 2 था नीचे तो 2 चल गया ऊपर, 3 आ गया नीचे। तो यही कहलाया गुणात्मक प्रतिलोम। और इसका खास बात क्या है कि किसी भी संख्या तथा उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल जब दोनों को आपस में गुना करोगे तो हमेशा 1 आएगा। देखो ये कट गया, जैसे फिर 3/2, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 2/3। अब देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, बराबर 1 आ गया। एक चीज़ समझ में आया। अब क्वेश्चन फिर बनाएगा ऑब्जेक्टिव में ये कि किसी भी संख्या तथा उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होगा। ये चीज़ क्लियर समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट देखो इसमें, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा कि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो दे सकते हैं ना हम लोग। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलटोगे तो फिर वही चीज़ आएगा। तो 1, अब देखो इसको भाग दोगे तो बराबर 1 आएगा, इसको भी भाग दोगे तो बराबर 1 आएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया क्या कि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होता है। तो 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होता है। जैसे योज्य प्रतिलोम में क्या सीखे कि किस संख्या का योज्य प्रतिलोम वही संख्या होता है, तो वो 0 था। और एक खास बात इसमें क्या है कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, इसको याद रखोगे, ये अपरिभाषित होता है। क्योंकि देखो 0 का उल्टा 1/0 जो कि परिभाषित है ही नहीं, मतलब ऐसा संख्या बना ही नहीं, सीधा सा बात। तो मतलब 0 का योज्य प्रतिलोम नहीं होता। तो इस चैप्टर का था ये पूरा थ्योरी। ये चैप्टर को समझने के लिए इस चीज़ को पूरा समझना जरूरी था। तो जिस बच्चे को ये चीज़ समझ में आया उससे सारा सवाल अब बनेगा। हाँ, लेकिन एक बात है क्या कि पीछे वाला वीडियो जो हम लोग कल वीडियो जो बनाए थे उसके ऊपर जो डिस्कस किए, उस वीडियो को जब तक नहीं देखोगे तो फिर ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ का डिस्कस किए थे। तो मतलब वो पीछे का वीडियो और आज का वीडियो, ये दोनों वीडियो इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों थ्योरी का ही वीडियो था। जिसको अच्छा से समझ में आ गया होगा उससे सारा सवाल बनेगा, और इतना तो फिक्स है कि सारा बच्चा इस चीज़ को समझेगा। अब चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। तो चैप्टर हम लोग के पास क्या है, परिमेय संख्या, और हम लोग पढ़ेंगे केसी सिन्हा को। तो हमारे यूट्यूब में जितना भी विद्यार्थी है तो वो ध्यान रखेंगे, हम लोग केसी सिन्हा को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से केसी सिन्हा को ही पढ़ रहे हैं। पीछे बैच को हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं और यूट्यूब में भी सारा वीडियो है। तो फिर हम लोग ये नया बैच को स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर भी होगा, या फिर जो नया विद्यार्थी है तो वो कमेंट बॉक्स जो है उसमें भी हम लोग का नंबर डाला हुआ, तो आप वहाँ से नंबर को लेके मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अब चैप्टर की ओर, अब देखेंगे सवाल को। अब चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। तो 1.1 देखो, कुल मिला के चैप्टर में 21 सवाल है। तो मतलब 1 से लेकर 21 तक सवाल है। एक दिन में सारा सवाल को एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, कि सवाल को बहुत अच्छा से समझाना भी पड़ता है। तो देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं सवाल में। अब देखो पहला सवाल, थ्योरी जो पढ़ लिया उसको सारा चीज़ अच्छा से समझ में आएगा।
अब पहला सवाल बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम लिखे। फिर बात वही आ गया कि योज्य प्रतिलोम। बहुत अच्छा से अभी हम लोग जाने क्या कि योज्य प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है कि चिन्ह को बदल के लिखना। जोड़े तो घटा में लिखो, घटा में तो जोड़ में लिखो। तो -5/6 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। सवाल को ऐसे ही बनाना जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखो माइनस है तो प्लस में आंसर हो जाएगा। अगर यही प्लस में रहता तो आंसर माइनस में आता, तो बस यही हो गया आंसर। तो मतलब कि बहुत ही आसान तरीका से सवाल को दिया। तो 1 नंबर में टोटल 4 सवाल है, चारों को इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो मतलब बहुत ही ईजी सवाल है। थ्योरी जिसको समझ में आ गया सवाल उसके लिए आसान है। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर की ओर। अब 2 नंबर में एक चीज़ लिख रहा गया यहाँ पे कि सत्यापित कीजिए, मतलब आपको दिखाना कि हाँ इतना बराबर इतना ही होता है। इसी का अर्थ होता है कि सत्यापित करना, कि आपको प्रमाण देना होगा वहाँ पे। तो बोल रहा है क्या कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित के लिए -(x) और x समान है। अब देखो यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा असल में सवाल में बताया क्या कि x बराबर 13/17 दे दिया। अब हम लोग को एक चीज़ क्या दिखाना कि ये x -(x) के बराबर होगा। तो सीधा समझ में आ रहा स्पष्ट क्या कि ये x है और ये वाला x का प्रतिलोम है, मतलब योज्य प्रतिलोम है। अगर इस माइनस को भूल जाए तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये x का योज्य प्रतिलोम -x है। देखो x का योज्य प्रतिलोम -x ही होगा, x कोई संख्या रहा होगा, वो संख्या ये चीज़ है। तो मतलब 13/17 का योज्य प्रतिलोम -13/17 है। अब इसमें क्या कर दिया, वो एक माइनस और दे दिया, एक माइनस जैसे और दे दिया, ब्रैकेट जैसे हटा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 13/17 फिर से आ गया। तो अब कह सकते हैं क्या कि 13/17 बराबर 13/17। तो इसीलिए ये और ये आपस में बराबर है। लेकिन इस चीज़ को सिद्ध करके दिखाना है। इस चीज़ को क्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना। अब देखो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि सत्यापित करना है। तो सबसे पहले इस x का योज्य प्रतिलोम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये निकाल के ही रखा है योज्य प्रतिलोम। तो इस x का योज्य प्रतिलोम देखो यहाँ पे लिखेंगे x का योज्य प्रतिलोम। x मतलब 13/17 ही लिख देते हम लोग। 13/17 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो प्लस में 13/17 तो माइनस का 13/17। अब आ जाओ सवाल के अनुसार। अब हम लोग को दिखाना क्या कि ये x बराबर होगा -(x) इसके बराबर होगा, ये x इसके बराबर होगा। तब देखो मान बैठाते हैं, इस x के यहाँ पे बैठ गया 13/17। अब बराबर में देखो ये माइनस अपने यहाँ पे ठीक है, और फिर देखो -x मतलब योज्य प्रतिलोम, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 13/17, क्योंकि ये योज्य प्रतिलोम ही निकला है। तो ये योज्य प्रतिलोम पूछा तो हम लोग बैठा दिए। अब इसको हल करते हैं। तो 13/17 देखो माइनस माइनस ये हो गया प्लस 13/17। देखो दोनों तरफ बराबर आ गया। तो यही हो गया सत्यापित। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, प्रूव्ड, मतलब सत्यापित हुआ, जो वो बोला था वो हम लोग कर दिए। तो बस 2 नंबर में 3-4 सवाल दिया और इसी प्रकार से इस सवाल को बनाना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर दिक्कत है तो वीडियो को पीछे करके देखो, आराम से समझ में आएगा। तो यहाँ तक उतारो। तो देखो अब आगे सवाल देखो, 2 नंबर तक समझ में आ गया होगा। अब देखो 3 नंबर से 5 नंबर तक सवाल लिखे। तो देखो 3 नंबर में सवाल क्या बोलना चाह रहा है ये कि क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ये 3 नंबर का पहला सवाल लिखा हुआ है इस प्रकार से। अब बोल रहा है क्या कि ये क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कीजिए और ये खाली जगह को भरिए। तो अब देखो क्रम विनिमय गुण अभी समझाया गया कि स्थान को बदलना, तो सिर्फ संख्या का स्थान को बदलना, चिन्ह जहाँ पे वहीं पे रहेगा। तो अब देखो ये था a और ये वाला है b। अब इसी को लिखना b और a, और बीच में जो चिन्ह है वो ऐसे ही रहेगा। तो बस इसी को a को बना देना b और b को बना देना a इधर। तो मतलब कहने का मतलब कि इसको लिख लो पहले। अब ये आ गया a के जगह पर और ये b था, तो ये चल जाएगा बाद में, ये चल गया बाद में। देखो चिन्ह बदला, चिन्ह अपने यहाँ पे रहा। अब फिर सवाल है कि इस चिन्ह को क्यों बदले, तो ये चिन्ह इसी के लिए है, तो इसके साथ वो जाएगा ना, लेकिन ये चिन्ह दोनों के लिए है। ये चिन्ह तुमको क्या बता रहा है कि हम दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी, लेकिन ये चिन्ह सिर्फ और सिर्फ 3 के लिए है, इसलिए अपने चिन्ह को साथ में लेके जाएगा। हाँ, लेकिन ये बीच वाला चिन्ह कभी नहीं बदलेगा। सीधा सा बात, ये बीच वाला चिन्ह को नहीं बदलता है, इस चिन्ह को ये नहीं बदलता, इसको। बाद बाकी इसके साथ अगर कोई चिन्ह है तो ये बदलेगा, इसके साथ अगर अलग से कोई चिन्ह दिया तो वो भी बदलेगा, मतलब अपने साथ वो लेके जाएगा। तो यही हो गया क्रम विनिमय। पहले था a और b, अब हो गया b और a।
तो यही हो गया क्रम विनिमय गुण। तो बस यही चीज़ को सिर्फ लिखना था, आगे हल नहीं करना, यही इसका हो गया आंसर। तो 3 नंबर में जितना सवाल होगा आराम से बन जाएगा। अब आगे का सवाल देखो 4 नंबर में क्या बोल रहा। अब 4 नंबर में बोल रहा क्या कि साहचर्य गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो पहले ही बता दिया क्या कि जब ब्रैकेट आ जाएगा जान लो साहचर्य गुण है। तो ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ है, तो ये साहचर्य गुण के ऊपर आधारित है। तो साहचर्य में भी फिर वही बात है कि किसी एक को अंदर लेके जाइए और किसी एक को बाहर लेके आइए। तो देखो ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो आप सी को अंदर लेके आ जाइए और ए को बाहर लेके चल जाइए। तो सी को जैसे अंदर लेके आइएगा तो सी हो जाएगा इतना, और प्लस में जो बी था वो अपने जगह पर है, ये हो गया ब्रैकेट में, और ए को हम लोग लेके चल गए हैं बाहर, तो ये चल गया बाहर। तो बस यही हो गया साहचर्य गुण। तो साहचर्य गुण में वही बात है कि स्थान परिवर्तन होगा लेकिन चिन्ह अपने जगह पे रहेगा। लेकिन देखो ये चिन्ह 3/5 के साथ था इसलिए उसी के साथ जाएगा, ये -7/8 के साथ था तो वो उसी के साथ रहेगा। लेकिन देखो ये बीच का चिन्ह, ये बीच का चिन्ह नहीं बदला, वो वहीं पे रहा, जहाँ पे था वहीं पे रहा। तो ये हो गया साहचर्य गुण कि स्थान को सिर्फ बदल देना, ए को बी में ए को सी में बदल देना और सी को ए में बदल देना। मतलब जहाँ पे ए था वहाँ पे सी को लेके जाइए, जहाँ पे सी था वहाँ पे ए को लेके आइए। तो 4 नंबर में जितना सवाल है बन जाएगा। इसमें कुल मिला के 4 सवाल दिया, ये भी बन जाएगा। अब चलते हम लोग 5 नंबर सवाल की ओर। अब 5 नंबर में देखो क्या बोला कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का कथन किस गुण को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे तुमको सिर्फ ये बताना कि किस गुण को प्रदर्शित करता है। इसमें खाली जगह छोड़ा था तो हम लोग गुण के आधार पर यहाँ पे इस चीज़ को हल किए, मतलब क्रम विनिमय गुण को लेके आए, यहाँ पे साहचर्य गुण को लेके आए। अब ये पहले से सवाल को दे दिया है कि ये किस गुण के ऊपर आधारित है, सिर्फ गुण को लिखना है। तो देखो ये था ए, ये हो गया बी। अब देखो ये बी है तो ये बन गया ए। तो अब कह सकते हैं कि ये जोड़ का क्रम विनिमय गुण है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, क्रम विनिमय गुण। मतलब सिर्फ गुण का नाम लिखना है, पहचानना और गुण का नाम लिख देना। तो हो गया क्रम विनिमय गुण, विनिमय गुण। तो इसमें भी कुल मिला के 5 नंबर में कुल मिला के यहाँ पर 4 सवाल है। तो चारों सवाल में सिर्फ यही चीज़ लिखना है, कौन क्रम विनिमय गुण है, कौन साहचर्य गुण है। बस ये चीज़ पहचान में आ गया तो उसको लिख देना, बस वही आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ तक उतारो फिर देखते हैं आगे सवाल। अब देखो 6 नंबर और 7 नंबर, ध्यान देना 6 नंबर और 7 नंबर, इसमें जितना भी सवाल है दोनों सवाल सेम ही है। सवाल में बोला क्या कि दोनों का योग कीजिए। योग मतलब जोड़ करना, सरल करना, सीधा सा बात। अब इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते, तो बचपन से सीखते हुए आए हम लोग। यहाँ पे 7 है, मतलब भिन्न का जोड़ घटाइए, सीधा सा बात है। तो मतलब इस दोनों का जोड़ करना। 7 नंबर में वही बोला कि हल कीजिए। 7 नंबर में जो सवाल दिया उसको हल करना, मतलब भिन्न का जोड़ या फिर भिन्न का घटा उसको बना देना। तो मतलब दोनों सवाल से मैं एक बता देंगे तो आराम से सब बन जाएगा। तो देखो -3/7 ये अब यहाँ पे दे देंगे जोड़, क्योंकि सवाल में बोला क्या कि आपको जोड़ करना है इसका, और माइनस में 7 है। तो कुल मिला के लघुत्तम जो नियम है कि नीचे का लौसा निकालते हैं, तो नीचे का लौसा 7 और 7 का लौसा 7 आएगा। अब 7 को 7 से भाग देते थे, मतलब इस भिन्न के जो नीचे उसको नीचे वाले से भाग देकर जो आता था भागफल उसको ऊपर से गुना करते थे। जब इसको भाग दिए तो 1 आया, 1 को -3 से गुना किए तो -3 आया। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ध्यान में आ रहा ना। देखो यहाँ प्लस माइनस तो क्या आ गया, माइनस आ गया। अब फिर देखो 7 को 7 से भाग दिए तो 1 को 5 से गुना किए तो 5। अब इस दोनों को जोड़ लो। देखो दोनों में सेम चिन्ह है, याद रखना जब चिन्ह एक जैसा रहेगा ना तो आपस में हमेशा जुड़ता हो। जैसे एक चीज़ को समझो, अगर ये 5 और प्लस में फिर दे दिया ये 10, तो देखो ये भी प्लस ही है, इसका आगे कुछ चिन्ह है तो ये प्लस ही माना जाता है इसको। तो देखो दोनों को जोड़ दिया 15, लेकिन अगर इसको ऐसे दे दे तो इसमें भी देखो दोनों जगह सेम चिन्ह है, ये माइनस ये माइनस, इसको भी जोड़ोगे तो माइनस, लेकिन चिन्ह देखो माइनस का 15 आएगा। ये प्लस चिन्ह यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे, नहीं तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता तो कैसे क्या हो रहा है। दोनों में सेम चिन्ह है तो दोनों जुटेगा। तो 5 और 3 ये माइनस का 8 हो गया, लेकिन चिन्ह देखो माइनस का आया क्योंकि दोनों में माइनस था, दोनों में प्लस था तो दोनों में प्लस का चिन्ह है, दोनों में माइनस है तो माइनस का चिन्ह आया जोड़ने के बाद, दोनों में प्लस है तो जुटने के बाद प्लस का चिन्ह आया, लेकिन प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता, यही बात है। अब देखो ये 8 हो गया और नीचे में जो था उसको नीचे में बैठा दो, तो यही हो गया आंसर। तो मतलब एकदम आसान सब सवाल है, आराम से बना सकते हो। तो 6 नंबर और 7 नंबर में जितना सवाल है सारा सवाल को बना सकते हैं। तो इसको उतारो फिर आगे देखते हैं सवाल को। तो सवाल यहाँ पे थोड़ा सा मिस लिखा गया है, यहाँ पे माइनस है ही नहीं, तो माइनस नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये प्लस ही रहेगा। तो अगर ये प्लस में बदल गया तो मतलब अगर माइनस रहता तो सवाल वैसे बनता जैसे समझाए,
लेकिन अब ये घट जाएगा क्योंकि माइनस है ही नहीं इसमें, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मतलब ये भिन्न का जोड़ घटा आराम से बना सकते हो। तो 6 नंबर और 7 नंबर में सारा सवाल ऐसे ही बनेगा। अब आ जाओ 8 नंबर सवाल में। अब देखो 8 नंबर में लिखा क्या है, इसको पहले समझो, और ये चीज़ समझ में आ गया तो सवाल बन गया। यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया कि x + y y + x 100% एक क्रम विनिमय गुण है। क्रम विनिमय, क्योंकि क्रम विनिमय में ही ऐसा होता है कि जगह को ये बदल लेता है। तो देखो ये b है और b a बन गया, तो मतलब ये स्थान को बदला। मतलब सवाल क्रम विनिमय गुण में दिया हम लोग को सवाल को बनाना। अब देखो सवाल में क्या क्या लिखा। 1 नंबर में x बराबर दे दिया -5/6 और y बराबर दे दिया 3/4। अब हम लोग को दिखाना क्या कि क्रम विनिमय गुण को दिखाना कि क्रम विनिमय गुण आपस में बराबर होता है, मतलब ये वाला चीज़ इसके बराबर होगा। अब हम लोग के पास देखो 2 पक्ष है, इस साइड वाले को बोलते हैं बायां पक्ष, इस वाले को बोलते हैं दायां पक्ष। मतलब 2 चीज़ है, बराबर के इधर कुछ है, बराबर के इधर कुछ है। ये हो गया दायां पक्ष और ये वाला हो गया बायां पक्ष। तो हम लोग दोनों पक्ष को निकालेंगे, दोनों पक्ष बराबर आएगा सवाल के अनुसार। और होता भी है क्रम विनिमय गुण में, क्रम विनिमय गुण जोड़ के लिए सत्य होता है। ये चीज़ हम लोग थ्योरी में भी पढ़ लिया। तो अब देखो सबसे पहले देखो हम लोग बायां पक्ष को लिखते हैं यहाँ पे, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में हम लोग के पास है x + y। तो मतलब x के यहाँ पे -5/6 और y के जगह पर 3/4 और बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो ये जोड़ का चिन्ह रहा। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो 6 और 2 4 का लघुत्तम आ जाएगा 12, 6 दूना 12 आया 2, 2 ऊपर के साथ गुना, तो माइनस का 10, प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, 4 × 12 3 आया, 3 को ऊपर के साथ गुना, तो 3 × 9। तो कुल मिला के -10 में से +9 जाएगा, तो कुल मिला के -1 बचेगा। देखो बड़ा में से छोटा घट रहा, बड़ा में जो चिन्ह रहता ना वही चिन्ह यहाँ पे बैठता, तो बड़ा में माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस आया यहाँ पे। अब देखो तथा ये तो हो गया हम लोग के पास कौन सा पक्ष आ गया, ये आ गया हम लोग के बायां पक्ष। तथा अब देखो दायां पक्ष, दायां पक्ष। अब दायां पक्ष हम लोग के पास है क्या कि y + x है। तो y के जगह पर हम लोग बैठा देंगे कितना, तो 3/4 को पहले बैठाएंगे और प्लस ये -5/6 को बैठाएंगे बाद में, क्योंकि y + x है। अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा 12, 4 × 12 3, 3 × 9। अब देखो प्लस माइनस ब्रैकेट जैसे हटेगा तो प्लस माइनस का चिन्ह आ गया। 6 दूना 12, 2, 5 दूना 10, इसको भी घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा -1/12। अब देखो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर निकल गया, जितना निकला था बायां पक्ष उतना ही निकला दायां पक्ष। तो इसी चीज को लिखेंगे कि अतः x + y = y + x। बस इसी चीज को दिखाना था, जो कि दोनों बराबर आ गया सवाल में। तो ये था पूरा सवाल। तो अब 8 नंबर में जितना सवाल होगा सारा सवाल को हम लोग बना सकते हैं आराम से। तो पहले इसको उतार लो तब फिर आगे देखते हैं सवाल को। अब देखो इसमें लिखा हुआ कि x ब्रैकेट y + z और बराबर x + y, ये ब्रैकेट के अंदर है और प्लस में z है। तो बताए थे क्या कि जब भी ब्रैकेट आ जाए तो वो साहचर्य गुण पर होगा। तो कहने का मतलब कि ये भी सवाल साहचर्य गुण पर ही आधारित है, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट से बंद है तो मतलब साहचर्य गुण है। अब x y z का मान दे दिया, ये हो गया तुम्हारा बायां वाला पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। अब बोल रहा कि दोनों बराबर होगा, और देखो दोनों सबके बीच में जोड़ का चिन्ह है। और हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं क्या कि साहचर्य गुण जोड़ के लिए सत्य होता है। अब वो सत्य करके हम लोग को यहाँ पे दिखाना होगा। तो हम लोग के पास 2 पक्ष है, एक ही हो गया बायां पक्ष बायां तरफ है और ये दायां पक्ष, तो दोनों पक्ष बराबर होगा साहचर्य गुण में, क्योंकि हम लोग जोड़ के लिए इस चीज़ को सत्य पढ़े हैं और ये जोड़ के लिए ही है। साहचर्य गुण गुना और जोड़ के लिए सत्य है और भाग और घटा के लिए असत्य था। तो हम लोग दोनों पक्ष को देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते कितना आएगा। तो बायां पक्ष लिख दिए यहाँ पे। तो बायां पक्ष x ब्रैकेट में है y + z। अब सब का मान बैठा देते हैं। देखो x का मान है -2/3 प्लस, अब ब्रैकेट में देखो y का मान 7/4 प्लस z का मान है -3/5। ये आ गया हम लोग के पास बायां पक्ष, जहाँ पे x था x का मान, जहाँ पे y था y का मान, जहाँ z था वो z का मान। अब सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम लोग को काम करना होगा इस ब्रैकेट का। तो मतलब कि बाहर में जैसे था इसको ऐसे ही छोड़ दो,
अब चल जाते हैं हम लोग ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे भिन्न का जोड़ है या फिर भिन्न का घटा, क्योंकि ये जोड़ और ये माइनस मिलके यहाँ पे घटा का चिन्ह आ जाएगा। तो दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा 20, 4 5 है 20, 5 5 7 35। अब देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि ये गुना में है दोनों, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 5 चौके 20, 4 4 3 12। अब आगे चलते हम लोग, अब इसको घटाते हैं। 35 में से 12 जाएगा तो कुल मिला के ये हो गया 3, और 3 में से 1 गया तो 2। अब देखो यहाँ पे होगा प्लस का चिन्ह क्योंकि बाहर में प्लस है, और बटे में 20। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं हम लोग, तो लघुत्तम आ जाएगा 60। तो 20 3 60 हो जाएगा, 20 आया, 20 को ऊपर से गुना, तो 20 दूना 40 प्लस 20 3 60, 3 गुना 23 करेंगे तो हो जाएगा ये 69। तो 3 3 9, 3 दूना 6, तो 69 हो गया। अब इसको घटा देंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखो -40 में से प्लस 69 घटेगा, तो कुल मिला के प्लस का 29 बचेगा। देखो यहाँ पे बड़ा वाला में प्लस का चिन्ह है, छोटा वाला में माइनस का चिन्ह है, तो प्लस वाला चिन्ह रहेगा, मतलब बड़ा वाला में जो चिन्ह रहता है उसी में वो लिखा जाता है। जिसको घटाने के बाद आया 29, लेकिन 29 प्लस में होगा क्योंकि बड़ा वाला में प्लस का चिन्ह है, और नीचे में 60। तो कुल मिला के ये आया हम लोग का बायां पक्ष। बायां पक्ष में आया 29/60। अब फिर हम लोग लेके चलेंगे दायां पक्ष को, तो अब लिखेंगे यहाँ पे तथा दायां पक्ष। अब दायां पक्ष में देखो क्या हम लोग के पास x + y और प्लस में z। अब देखो इसको क्या किया, ये x इसमें बाहर था, अंदर लेके आ गया, और z बाहर था, उसको अंदर लेके आ गया। यही तो होता है सहचार्य गुण कि कोई एक चीज़ को बाहर करो और बाहर वाला को अंदर करो। तो बस यही बदल गया कि ये जैसा था इसका जस्ट ये उल्टा कर दे इस चीज़ को, कि x बाहर था, x को अंदर किया, और z अंदर था, z को बाहर किया। अब बैठा यहाँ पे, अब यहाँ पे x का मान -2/3 प्लस y का मान हम लोग के पास है 7/8। अच्छा, y का मान 7/8 था ना, तो हम लोग यहाँ मिस कर गए। यहाँ पे तो 8 होगा सवाल के अनुसार, ये 7/8 था, तब तो यहाँ पे हो जाएगा 40 हो जाएगा लघुत्तम हम लोग के पास। तो 8 5 है 40, तो 8 5 है 40, तो ये ठीक है। 7 5 35, 5 8 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24। तो यहाँ से थोड़ा गड़बड़ है हम लोग के पास, तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कुल मिला के बचेगा 11, और इसके नीचे हो जाएगा 40। अब यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा तब 120। तो 3 चौके 12 40, 4 दूना 8, तब यहाँ पे हो जाएगा 80। 4 3 12, 3 11 3 33। थोड़ा सा मिस था सवाल में। अब इसको घटाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो अब देखो बड़ा वाला में माइनस का चिन्ह आ गया, बड़ा वाला में माइनस, ये प्लस, ठीक है। अब इसको घटाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 3 गया, तो 7 में से 3 जगह तो 4, लेकिन माइनस का बचा। अब ठीक है, अब चलो इसको देखो, अब ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, और प्लस में देखो, अब प्लस में z, तो z हो जाएगा -3/5। अब फिर से देखो, फिर से ब्रैकेट हल होगा, फिर अब ये देखो यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 24, तो 3 8 24, 8 8 दूना 16, ये प्लस, तो यहाँ पर प्लस देंगे। 8 3 24, 3 3 7 21, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब देखो ये प्लस माइनस, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो 3/5। अब आगे का कहानी देखो, अब ब्रैकेट को हल करो यहाँ पे, तो 16 में से 21 घटेगा, तो 16 में से 21 घटाएगा तो ये 5 आ जाएगा। अब देखो ये प्लस का 5 रहेगा, क्योंकि देखो बड़ा वाला में प्लस है और छोटा वाला में माइनस है, और बटे में 24, माइनस का 3/5। फिर लघुत्तम आ जाएगा 120, तो 24 पंचे 120, तो 25 25 माइनस। अब इसको भाग दोगे, 120 को 5 से कटाओगे, तो 5 दूना 10, 25 25, 25 बार में कट जाएगा, तो 25 3 75, तो हम लोग के पास आ जाएगा 25 3 75। 5 दूना 10, 5 चौके 20, अच्छा ये 4 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा। अब 4 को इससे गुना करेंगे, मतलब 24 को 4 से गुना करेंगे, तो 4 3 12 के 2, 3 दूना 6 और 1 7, तो हम लोग के पास आ गया 72। अब देखो 12 में से 5 घटा, तो 7, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 2 गया 4। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब देखो छोटा वाला प्लस में और बड़ा वाला माइनस में, तो चिन्ह आएगा हम लोग के पास माइनस में, और बटे में 120।
अब देखो ये था हम लोग के पास बायां पक्ष, ये था हम लोग के पास दायां पक्ष। अब देखो दोनों पक्ष बराबर आ गया। ये सिंपल सा जोड़ घटा भिन्न का, और इसमें गलती करो तो सवाल गलती हो जाएगा। अगर भिन्न का जोड़ घटा सही से आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड मास को फॉलो कर रहा है। तो इसको जब हल किए बायां पक्ष को, ये वाला चीज़ को, तो आया -47/60। जब ये दायां पक्ष को हल किए इस वाली चीज़ को, तो इसमें भी आया वही चीज़। तो क्रम विनिमय गुण हम लोग को पहले से पता है कि जोड़ के लिए सत्य होता है, लेकिन अब तुमको सिद्ध करके दिखाना था कि हाँ ये सही होता है। तो अतः लिखेंगे अब यहाँ पे क्या कि अतः, अब जो चीज़ बोला था उसी को लिखेंगे कि x + y + z और बराबर में क्या हो गया x + y और बाहर में चल गया तुम्हारा z। तो देखो दोनों बराबर हो गया, ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया। तो यही चीज़ को हम लोग को दिखाना था, जो हम लोग दिखा दिए। तो बस यही हो गया हम लोग के पास आंसर। तो यहाँ तक उतारो, फिर आगे चलते हम लोग। तो ध्यान देना, देखो 9 नंबर में 2 ही सवाल था। 1 नंबर का सवाल जैसे बनाए 2 नंबर सेम वैसे बन जाएगा। तो मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर फंसोगे उसमें तो जान लो बोर्ड मार्क्स तुम लोग का सही नहीं। तो इसलिए 9 नंबर में अगर 1 नंबर समझ में आ गया तो 2 नंबर बन जाएगा। अब आ जाओ 10 नंबर सवाल में। अब 10 नंबर सवाल में सिंपल सा सवाल दिया ये, और तुमको बोला क्या कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखो असल में टोटल तो ये परिमेय संख्या ही है, लेकिन इसको सरल करना होगा। और कहने का मतलब है कि इसका जोड़ घटा गुना भाग जो भी है उसको कंप्लीट कर दो, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो कुल मिला के ये सवाल लिखा हुआ है इसमें। अब तुमको बोला क्या सवाल में कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखें। टोटल तो परिमेय संख्या लेकिन अलग अलग है, तो मतलब इसका जोड़ घटा जो भी हो उसको कंप्लीट करेंगे तब वो पूरी परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो कुल मिला के 10 नंबर में ना टोटल 4 सवाल है। अगर एक को बता दो तो फिर बन जाएगा सारा। तो सीधा सा बात है क्या कि इसका हम लोग क्या कर देंगे, जो जोड़ घटा उसको कंप्लीट करेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के देखो 5, 3, 5, 5 और 3, तो कुल मिला के लघुत्तम आ जाएगा हम लोग के पास 15 आएगा लघुत्तम। तो एक बार सवाल देख लेते हैं। 5, 3, 5, 5, 3, ठीक है। अब देखो, अब जो रूल है भिन्न का जोड़ घटा का, 5 × 15, 3, 3 आया, 3 ऊपर से गुना। अब देखो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह, 3 × 5 = 15, 5 आया, 5 ऊपर से गुना, 5 दूना 10, प्लस माइनस माइनस, 5 × 15, 3, 11 × 3, 33। देखो प्लस तो प्लस, 5 × 15, 3, 4 × 12, प्लस तो प्लस, 3 × 5 = 15, 5 आया, 8 × 5 = 40। तो मतलब ये भिन्न का जोड़ घटा था। तो जो रूल है हम लोग उस अनुसार इसको कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब इसमें देख लो पहले जोड़ में कौन कौन है, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अनुसार पहले मतलब घटा के पहले जोड़ का काम होता है। अब देखो ये 40 जोड़ में है, 12 जोड़ में है और ये 6 जोड़ में। ये टोटल को जोड़ेंगे और 33 और 10 घटा में, इस दोनों को जोड़ के फिर घटाएंगे। तो 40 और 12 52, 52 और 6, तो कुल मिला के हो गया 58, 58 आ गया प्लस में। 10 और 33 तो माइनस का हो गया 43। देखो ये दोनों भी जुटा, लेकिन चिन्ह आया माइनस का। ये सारा जुटा और चिन्ह आया प्लस का, लेकिन प्लस आगे लिखा नहीं जाता। और बटे में 15। अब इसको घटा देंगे तो 8 में से 3 गया 5, 5 में से 4 गया 1 बटे, ये कट गया। तो कुल मिला के देखो 1 आया। 1 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और हम लोग को सवाल में यही बोला कि आप सवाल को हल कीजिए और उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो हम लोग सवाल को हल कर दिए, तो ये पूरा हल करने के बाद 1 आया। तो मतलब 1 भी परिमेय संख्या है। तो इसीलिए हम लोग का आंसर यही हो गया, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो मतलब इसमें कुल मिला के ना 10 नंबर में 4 सवाल है। चारों सवाल को ऐसे ही बनाना है। तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब ध्यान देना इधर, ये 11 नंबर है और 11 नंबर में टोटल कुल मिला के 8 सवाल दिया है, ठीक है ना। तो 8 सवाल है इसमें, और इस सवाल को बनाना नहीं है तुमको। जितना भी गुण लिखाए थे पीछे वाले वीडियो में, वो सारा गुण पे ये सवाल है। अब तुमको यही बताना है कि किस गुण पे ये है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको पढ़ना तो ज़रूरी था। अगर डायरेक्ट तुमको चैप्टर में आके बताता तो समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग गुण को पहले पढ़ ले तो सवाल को आराम से समझ सकते हैं। अब देखो पहला सवाल देखो क्या लिखा, -4 × 5/9 और बराबर 5/9 × -4। अगर तुम इसको ए मानते हो और इसको बी मानते हो, अब देखो इसको पलट दिया, ये इसको कर दिया बी और इसको कर दिया ए। अब याद करो, ये हो गया क्रम विनिमय गुण। जगह बदला, चिन्ह अपनी जगह पे रहा, और दोनों के बीच में चिन्ह है किसका,
गुना का चिन्ह है, तब कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय गुण है। और ये क्रम विनिमय गुण है किसके लिए? तो गुना के लिए है। और हम लोग को पता है कि क्रम विनिमय गुण गुना के लिए सत्य था, तो बस उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देना, वही आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो गुना का क्रम विनिमय गुण, गुना का क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय, तो यही इसका आंसर हो गया। मतलब एकदम आसान सवाल है, जो गुण था वो लिखना। अब आ जाओ इसमें 5 नंबर सवाल में। अब 5 नंबर में ध्यान देना, 5/6। अब देखो 5 नंबर में एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ब्रैकेट आ गया तो 100% ये सहचार्य गुण होगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ लिए कि ब्रैकेट आ गया तो सहचार्य गुण है। अब देख लो 5/6, 2/3, 5/7, 5/6, 2/3, 5/7, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर इस -5/6 को तुम ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब इसको क्या कर दिया देखो, अब देखो ए को अंदर किया और ये जो सी था, ये सी था, सी को बाहर कर दिया। मतलब कि ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब इसमें क्या कर दिया ये, अब अंदर वाले को कर दिया ए, मतलब जो ए बाहर था उसको अंदर कर दिया, और बी तो अपनी जगह पर ही है, और सी को बाहर कर दिया। तो मतलब ये, अब देखो ये हो गया सहचार्य गुण, और सहचार्य गुण ये गुना है, तो मतलब सहचार्य गुण गुना के लिए सत्य है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखना होगा। तो गुना का सहचार्य गुण, गुना का सहचार्य गुण इसमें लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया। अब आ जाओ 7 नंबर सवाल में। अब फिर आ गया ब्रैकेट, तो फिर तुम वही बोलोगे कि ये सहचार्य गुण है। लेकिन देखो सहचार्य गुण तो है, ये बात हम लोग मान गए कि ब्रैकेट आ गया तो सहचार्य गुण होगा। लेकिन देखो सहचार्य गुण में भी एक रूल क्या है कि सहचार्य गुण में क्या होता है कि कोई चीज़ अंदर जाता है और अंदर वाला चीज़ बाहर आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। देखो जो बाहर वाला था ना वो सबके साथ गुना हो गया है। देखो -4/7 जैसे अंदर जाएगा वो इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा। और ये चीज़ हम लोग बोर्ड मास में भी पढ़े थे कि कोई भी चीज़ अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर जाने के बाद जितना चीज़ रहेगा सबके साथ वो गुना होगा। तो सेम वही कंडीशन है, ये 4/7 ब्रैकेट के साथ गुना में है, जैसे अंदर जाएगा वो 3/4 के साथ भी गुना होगा, 2/3 के साथ भी गुना होगा। और वैसा ही हुआ है। देखो -4/7 3/4 के साथ गुना हुआ, -4/7 -2/3 के साथ भी गुना होगा। तो ये तो सहचार्य गुण नहीं हुआ। तब लग रहा है कि यह सहचार्य गुण है, लेकिन ये सहचार्य गुण नहीं है। अगर ऐसा स्थिति आ जाए कि जो ब्रैकेट के बाहर वाला चीज़ है अंदर जाने के बाद सबके साथ गुना हो जाए, तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं वितरण गुण। वितरण गुण, वितरण मतलब कि ये सबके साथ जाके गुना हो गया, मतलब जैसे था ये बाहर में वो अंदर जाने के बाद सबके साथ गुना होगा, क्योंकि ये सबके साथ गुना में ही था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वितरण गुण बोलेंगे। तो देखो ये वाला ब्रैकेट में और ये वाला ब्रैकेट में यही अंतर था। नहीं तो ऐसा नहीं कि ब्रैकेट देख लिए और लिख दिया वहाँ पे सहचार्य गुण। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। तो 11 नंबर में टोटल सवाल बन जाएगा। टोटल 8 सवाल है, 8 का सवाल का जवाब ऐसे ही तुमको देना होगा। तो यहाँ तक उतारो, फिर आगे देखते हैं सवाल। अब आ जाओ 12 नंबर सवाल में। अब 12 नंबर में ध्यान देना। अब 11 नंबर और 12 नंबर सेम सवाल था। 11 नंबर में वो सवाल को लिख दिया था, तुमको गुण पूछा ये। अब ये 12 नंबर में क्या किया कि सवाल है यहाँ पे दिया हुआ, अब तुमको पूछ रहा है कि ये किस गुण के आधार पे होगा, उस गुण का नाम भी लिखिए और सवाल को भी उस गुण पे आप बैठाइए। तो देखो कुल मिला के ये सवाल है। अब यहाँ पे खाली जगह छोड़ा है, अब पूछ रहा है कि आप इस सवाल को किस गुण पे बैठा सकते हैं। तो देखो इसको, अब सबसे पहले देखो ये गुना है, तो गुना है तो देखो इसको हम लोग बदल सकते हैं क्या? ये देखो -5/7 को पहले लिख सकते हैं और 3/11 को बाद में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था ए और ये था बी, अब ये हो गया बी और ये हो गया ए। तो देखो ये गुना का क्रम विनिमय गुण हो गया। तो मतलब कि ऐसे ही सवाल को सिर्फ लिख देना तुमको और उस गुण का नाम लिख देना। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि गुना का क्रम विनिमय गुण, गुना का क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण, बस हो गया इसका ही आंसर। तो कुल मिला के देखो इसमें बहुत सारा सवाल दिया, ये 10 सवाल दिया और 10 सवाल में तुमको यही करना है। अब इसमें से कोई और एक सवाल देखते हैं हम लोग। तो जैसे इसका देख लेते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल। ये 1 नंबर का सवाल था, तो इसमें दे दिया -5 गुना -7 गुना -8/11। अब देखो ब्रैकेट आ गया तो 100% ये सहचार्य गुण होगा। अब इसमें देखो अगर इसको तुम ए मानते हो तो ये बी और ये सी। अब देखो बी और सी अंदर में है और ये बाहर में है। अब बी या फिर सी में से किसी एक को बाहर करो और ए को अंदर कर दो, तो यही हो जाएगा कि हम लोग का गुना का सहचार्य गुण। तो किसी को भी तुम अंदर कर सकते हो, किसी को भी तुम बाहर कर सकते हो। तो मान लो अगर बी को बाहर करेंगे तो -b बाहर आ गया और फिर गुना यहाँ पे, और देखो ए अंदर चल गया तो -5 और गुना -8/11।
तो ये हो गया गुना का साहचर्य गुण। इसमें लिखेंगे क्या, गुना का साहचर्य गुण। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर कोई सी को बाहर कर रहा और ए को अंदर कर रहा तो उसका भी सही होगा, वो गलत नहीं होगा, वो भी सही है। तो तुम यहाँ पे स्वतंत्र हो, किसको बाहर कर रहे हो, या तो बी को करो या फिर सी को करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया तुम्हारा गुना का साहचर्य गुण। तो इसी प्रकार से सबको बनाना होगा, इसी प्रकार से लिख देना होगा सवाल में। तो ये सारा सवाल बन जाना चाहिए। तो यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे हम लोग सवाल को। तो देखो ये 13 नंबर का 1 नंबर सवाल है। 13 नंबर में कुल मिला के 2 सवाल दिया और तुमको सिर्फ सवाल ने पूछा क्या कि आप इस सवाल को हल कर दिए, लेकिन शर्त क्या है कि वितरण गुण के आधार पर। अब वितरण का मतलब क्या हो गया कि जैसे सवाल है आप उसको वैसे ही बना दिए। इससे जस्ट पहले सवाल वाला में था ना कि जो ब्रैकेट के बाहर था वो अंदर जाके सबके साथ गुना हुआ, तब सवाल को बनाते गए। तो वितरण का अर्थ भी वही होता है कि आप सवाल को हल कर दिए। तो हल करने के बाद जो आंसर आएगा, मतलब लास्ट जो स्टेप आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, और वही कहलाएगा वितरण गुण। मतलब जैसे भिन्न का जोड़ घटा करते हैं उसी अनुसार सवाल को बना देना। अब देखो 7/5 गुना में तो गुना कर दो, मतलब ब्रैकेट का अंदर का काम होता पहले। तो देखो ये यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसे भी था, तब देखो यहाँ पे हम लोग पहले गुना कर लेते हैं इसको। तो मतलब ब्रैकेट को हल करना सीधा सा बात है, और ऊपर नीचे कटेगा तो कटाना होगा हम लोग को। तो देखो 3 चौके 12, ये कट रहा तो कटा दे यहाँ पे, 5 से 5 कट जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हो गया माइनस का 7/5। देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस का चिन्ह आ गया, और नीचे में 5 नहीं, ये 5 चौके 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पे जोड़ दे देंगे हम लोग, ये 7/12। अब देखो यहाँ पे कुल मिला के लघुत्तम आ जाएगा हम लोग के पास 120। अब इसको काटेंगे हम लोग, तो 120 को अगर इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 120 को 20 से डिवाइड करना, सीधा सा बात है। तो 20 6 के 120, 6 बार में कट जाएगा ये, तो 6 आया 6 7 42, यहाँ पे आ गया 42। लेकिन माइनस का, देखो माइनस है तो माइनस, ये प्लस। अब इसको भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा 10, 10 को ऊपर से गुना करेंगे तो ये आ गया 70। अब इसको घटा देते हैं हम लोग, तो देखो 10 में से 2 गया 8, 6 में से 4 गया 2, और नीचे में 120। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये माइनस में था ये प्लस में था, लेकिन बात वही है कि बड़ा वाला प्लस में छोटा वाला माइनस में, इसलिए ये प्लस में ही रहा। अब देखो ये दोनों कटेगा 2 से, तो दोनों को कटा के छोटा कर दो, आंसर ये भी हो गया। लेकिन अगर दोनों एक संख्या से ऊपर नीचे कट रहा तो उसको कटा के छोटा करना होगा। तो ये भी कट जाएगा 4 से, ये भी कट जाएगा 4 से, तो 4 7 28, 4 3 12, ये कट जाएगा 30 बार में। तो कुल मिला के आ गया 7/30। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो कहने का मतलब कि सवाल में जो भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग था ना, जैसे हम लोग बोर्ड मास से हल करते सवाल को, वही कहलाता वितरण गुण, सीधा सा बात है। तो बोर्ड मास के अनुसार सवाल को हल कर दिया तो ये आ गया आंसर। तो ये 13 नंबर सवाल था। तो 13 का 1 नंबर है, 13 में 2 नंबर भी है, तो 2 नंबर को भी बना देना ऐसे, वही हो जाएगा इसका आंसर। तो सवाल को यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल को। अब ध्यान देना यहाँ पे 14 नंबर में कुल मिलाकर 8 सवाल हैं, टोटल 8 सवाल दिया इसमें। अब थ्योरी जो अच्छा से समझा होगा 8 का सवाल वो बना सकता है, मतलब 8 का उत्तर आराम से दे सकता हो, क्योंकि सवाल में ये रिक्त स्थान दिया है और जो थ्योरी पढ़ाए थे उसी से ये सवाल है। तो मतलब 8 सवाल को खाली जगह जो उसको भरना होगा। तो पहला सवाल देखो क्या लिख रहा है 1 नंबर में, सवाल को ध्यान से सुनना। सवाल बोल रहा है कि किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा डैश होता है। याद करो कि कोई भी एक संख्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, मतलब 5 एक संख्या मान ली, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, और बताए थे जब इस दोनों को गुना करोगे तो हमेशा 1 आएगा। तो मतलब खाली जगह में 1 भरना। तो कहने का मतलब जो थ्योरी पढ़े तो उसी से सवाल है ये, सीधा सा बात है। तो मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, कोई भी संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। 1 आया आंसर यहाँ पे, तो बस यही वहाँ पे भरना होगा। हाँ, लेकिन बात वही है कि पीछे का आंसर देख के सवाल को नहीं भरोगे, जो हम थ्योरी समझाए उसको समझ के तुम सवाल को बनाओगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पीछे का वीडियो फिर से देखो, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पीछे का दोनों वीडियो में हम लोग थ्योरी को समझने का प्रयास किए थे। अब इसमें देखो बहुत सारा सवाल वैसे ही बनेगा। अब देखो ये 7 नंबर सवाल, अब ये आ गया घात और घातांक वाला रूल से सवाल आ गया है। अब इसके ऊपर घात दे दिया -1, अब बोल रहा है कि आप इसको हल कीजिए। अब फिर से याद करो, घात और घातांक वाला में पढ़े थे क्या कि अगर किसी भी संख्या पे घात माइनस में रहे तो हमेशा वो पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और घात उसका प्लस में हो जाता है।
इस चीज़ को हम लोग 7 क्लास में भी पढ़े हैं, वहाँ पर भी इस चीज़ को थ्योरी में लिखाए थे। और 8 क्लास में भी हम लोग जब घात और घातांक पढ़ेंगे ना, तो इस सवाल को फिर वहाँ पर भी पढ़ेंगे। लेकिन 7 का रूल याद रखो कि क्या हो जाएगा, अगर घात माइनस में है तो ये पलट जाता है, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। अब घात 1 लिखा नहीं जाता है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो कुल मिलाकर 14 नंबर में जितना सवाल है वो थ्योरी पर बेस्ड था। तो थ्योरी जिसको समझ में आएगा उससे सारा सवाल बन जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में। अब 15 नंबर सवाल में ध्यान देना। अब 15 में लिख रहा गया कि निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम लिखे। फिर वही बात आ गया गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा लिखना है। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें कुल मिलाकर दे दिया 12 को सवाल दिया। ये 1 नंबर सवाल देखो दे दिया 17 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में क्या बताए थे कि कोई भी संख्या का व्युत्क्रम उसका उल्टा वही कहलाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो 17 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम तो मतलब इसका उल्टा। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 चल जाएगा इसका ऊपर और 17 आ जाएगा नीचे। तो यही हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब बहुत ही इजी सब सवाल दिया इसमें। अब इसमें और एक सवाल देख लेते हैं। जैसे इसका देख लो 8 नंबर सवाल। अब इसमें लिख रहा गया कि -3/8 और गुना में -7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो -3/8 गुना -7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तब इसको पलट दो, देखो 8 नीचे तो ऊपर चल जाएगा, -3 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा गुना। अब देखो एक साथ दिया तो हम लोग वैसे ही सवाल को बनाएंगे जैसे वो दिया। 11 नीचे तो ये चल जाएगा ऊपर में बटे -7 ऊपर है तो ये आ जाएगा -7 नीचे। अब इसको गुना कर दो तो 11 × 88 हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखोगे, अगर ऊपर नीचे कटेगा तो इसको कटाना, अगर नहीं कटेगा तो वैसे ही छोड़ देना। ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ। तो गुणात्मक प्रतिलोम की पलटना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब कि उल्टा लिखना, सीधा सा बात है। तो 8 नीचे था तो ऊपर चल गया, 3 ऊपर था तो नीचे आ गया, 7 ऊपर था तो नीचे आ गया, 11 नीचे था तो ये चल गया ऊपर। तो 11 × 88 और बटे 7 × 21। अब देखो यहाँ पे ऊपर में प्लस था तो ये प्लस में ही रह गया, नीचे में देखो माइनस माइनस गुना में ये प्लस हो जाता है, तो इसीलिए 88/21 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि ये जो था पहले इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखे और इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखे, उसके बाद दोनों को गुना कर दिया, सीधा सा बात है। तो आज हम तो सबसे पहले कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट यहाँ से समझना चाहे सवाल को तो संभव नहीं को समझ पाएगा। तो कहने का अर्थ हो गया क्या कि उसको पीछे का दोनों वीडियो देखना ही पड़ेगा, मस्ट है। जब तक वो नहीं देखेगा तब ततक सवाल को नहीं समझ सकता। तो अगर सवाल को अच्छा से समझना तो पीछे का वीडियो उसको देखना पड़ेगा। अब देखो सवाल में लिखा क्या, वो बोल रहा क्या कि 16/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना। ये 16 नहीं है, 6 है, सॉरी। तो मतलब 6/13 है, इसको किससे गुना करना, इसके व्युत्क्रम से। इसका व्युत्क्रम तुमको लिखना नहीं है, सिर्फ इसी का व्युत्क्रम लिखना। व्युत्क्रम मतलब इसका प्रतिलोम, उल्टा लिखना इसका। इसका उल्टा करने के बाद तब इसको इससे गुना करना। तो सिर्फ हम लोग पहले इसको उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि -7/16 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम तो कितना हो जाएगा 16/-7 हो गया। अब बोला क्या, इसका जो व्युत्क्रम निकल के आया आप इस चीज़ को इससे गुना कर दीजिए। तो इसको गुना कर दो, अब ऊपर नीचे कटेगा तो कटाएंगे ना, तो ऐसे ही आंसर छोड़ेंगे। तो 16 छके, अब इसको गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 6 चौके 36, 6 का 6 और 3 9 और 13 सते, फिर गुना करोगे तो ये 91 आ जाएगा, ये माइनस, यही हो गया आंसर। ये कटता तो इसको कटाते हम लोग ऊपर नीचे, लेकिन ये कटेगा ही नहीं। तो सवाल एकदम आसान था, बोला था कि इसका व्युत्क्रम लिखिए और व्युत्क्रम लिखने के बाद तब इस चीज़ को आप इससे गुना कर दिए। तो इसका व्युत्क्रम लिखे, इससे गुना कर दिए, तो यही हो गया हम लोग के पास आंसर। तो ये था 16 नंबर। इस चीज़ को उतारो, फिर देखते हैं आगे सवालों में। तो ध्यान देना 17 नंबर सवाल में। तो 17 नंबर में कुल मिला के 2 सवाल दिया। अब लिख रहा सवाल में क्या कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो करना कुछ नहीं, बोर्ड मास का रूल लगाना, उसके बाद सवाल को निकाल देना। तो देखो उचित गुणधर्म इसमें आएगा क्या, तो बोर्ड मास मतलब सवाल इस प्रकार से दिया हुआ, इसका लास्ट तक तुम हल करके आंसर निकालो। तो इसको हम लोग बोलते हैं वितरण गुण।
वितरण मतलब बोर्ड मास। जिस तरीका से बोला सवाल को बोर्ड मास के तरीका से बनाने से वैसे बना देंगे। तो उस गुण को हम लोग बोलते हैं वितरण गुण। तो यहाँ पे लिख देंगे इस गुण को, तो वितरण गुण। दोनों में यही चीज़ आएगा, इसका 2 नंबर में वही चीज़ है। अब देखो सबसे पहले देखो बोर्ड मास के अनुसार देखो क्या क्या है इसमें, गुना है घटा है। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले गुना का काम होगा। ऊपर नीचे कटेगा तो कटाओ, नहीं तो पहले गुना कर लो। तो देखो ऊपर नीचे कटेगा नहीं, तो 3 दूना 6, ये प्लस में ये माइनस में, तो चिन्ह आ गया माइनस। नीचे में 7 पचे 35, यहाँ पे -1/14 है, ये माइनस। देखो अब यहाँ पर भी देखो ऊपर नीचे नहीं कटेगा, लेकिन ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो 3 3 9 7 पचे 35। तो अब देखो अब नीचे में क्या क्या आ गया, 35 14 और 35। तो कुल मिला के इस तीनों का एलसीएम लेना है, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 70। तो देखो 35 दूना 70, 2 आया, 2 को ऊपर से गुना, तो 6 दूना 12, माइनस 14 पंचे 70, 5 आया, 5 1 से गुना, तो 5, माइनस 35 दूना 70, 2 आया, 2 ऊपर से गुना, तो 9 दूना 18। अब देखो इसमें तीनों माइनस में है, 15 भी माइनस में, 12 भी माइनस में, 5 भी माइनस में, 18 भी माइनस में। तो तीनों जुटेगा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। तो देखो 8 और 5 13, और 13 और 2 15 के 5 हासिल 1, 1 और 1 2, और यहाँ पे 1, ये हो गया 3, और ये माइनस, और नीचे में 70। अब देखो ये कटेगा, तो 35 दूना 70, ऊपर में -1 बचा, कुछ नहीं बचा, तो और नीचे में ये 2 बचा, तो यही हो गया आंसर हम लोग का। तो ये 17 का 1 नंबर सवाल था। अब 17 का 2 नंबर भी वही चीज़ है कि फिर इसको यहाँ सवाल को उतार देना, नीचे लिखोगे वितरण गुण, और बाद बाकी फिर सवाल को बना दोगे। तो मतलब ये बहुत ही आसान सब सवाल है, इसको उतारो, फिर देखते हम लोग आगे सवाल को। तो ध्यान देना, ये 18 नंबर सवाल है। इसमें कुल मिला के 5 सवाल दिया है, और फिर पाँचों में वो क्या बोल रहा सुनना कि निम्नलिखित को सरल करे। तो जब भी इस प्रकार से सवाल आए तो सीधा सा बोर्ड मास पूछ रहा है, ये सरल करे, मान ज्ञात करे, बात बराबर है। तुमको यहाँ पे क्या करना होगा कि इसको सरल कर देना, मतलब बोर्ड मास के अनुसार सवाल को बना देना। तो अब बोर्ड मास में अगर तुमको रूल पता तभी बना पाओगे, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखो सब जगह गुना है, तो बोर्ड मास में गुना का काम होगा पहले, क्योंकि गुना ही है तो सिर्फ गुना का ही काम होगा यहाँ पे। अब देख लो सबसे पहले ऊपर नीचे कौन कट रहा नहीं कट रहा, तो जो कटेगा उसको कटा दो। 3 3 9, 5 दूना 10। अब फिर आगे जाओ, देखो 2 दूना 4, फिर आगे चलो 2 3 6। अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, तुम जैसे कटाओ लेकिन ऊपर नीचे कटना चाहिए और सही तरीका से कटना चाहिए। अब देखो नीचे कुछ नहीं बचा, देखो नीचे कुछ नहीं बचा, कुल मिला के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 21 बचा। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये तो 21 है ही, यहाँ पर भी 1 ही बचा। तो मतलब कुल मिला के 21 बचा ऊपर में। अब नीचे देखे तो नीचे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 नीचे लिखो या फिर ना लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल लिखते हैं हम लोग यहाँ पे इसको। अब देखो तो ये तो हो गया कि संख्या जो बचा था उसको लिख लिए, लेकिन अब देखो माइनस भी तो था सवाल में ना। अब माइनस को भी देखना होगा, क्योंकि माइनस भी आपस में गुना होगा जितना माइनस। तो देखो माइनस और माइनस, प्लस प्लस और प्लस, ये भी प्लस में, प्लस प्लस और माइनस, तो ये कुल मिला के माइनस का चिन्ह आएगा। तो -21/1 को भाग दोगे तो कुल मिला के माइनस का 21 ही आएगा। तो यही इसका आंसर है। तो मतलब 18 नंबर में टोटल 5 सवाल दिया ना, तो पाँचों का पाँचों बोर्ड मास में ही है। चलो इसमें से एक सवाल और देखते हैं हम लोग, जैसे 5 नंबर इसका, इसमें लिख दिया -5/6 गुना 4/5, फिर यहाँ पे प्लस दे दिया 5/6 गुना माइनस का 18/15, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह 1/2 गुना 3/4। अब देखो ये दे दिया 18 का 5 नंबर सवाल। अब फिर यहाँ पर वही बात है, बोर्ड मास। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कोई बच्चा अगर ऐसे कटाना चाहे ना कि 5 3 15, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ऊपर नीचे कटता कब है, इस बात को ध्यान रखना। ऊपर नीचे एक ही शर्त पे कटेगा, जब सब जगह गुना का चिन्ह हो। तो मतलब ऊपर नीचे तुम यहीं तक कटा सकते हो। अगर कोई बच्चा यहाँ से लेकर इस 15 को कटा दिया तो फिर गलत हो जाएगा। कोई बच्चा अगर इस 4 को इस 4 से कटा दिया तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बीच में माइनस का चिन्ह है, बीच में जोड़ का चिन्ह है। तो जब ऊपर नीचे कटेगा तो इस बात का ध्यान रखोगे बीच में चिन्ह किसका है, तब वो यहाँ तक कट सकता है। हाँ देखो इस दोनों में फिर आपस में कटेगा ऊपर नीचे, इस दोनों में ऊपर नीचे कटेगा, इस दोनों में ऊपर नीचे कटेगा, क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है। लेकिन तुम यहाँ से इसमें नहीं आ सकते हो या फिर इससे इसमें नहीं जा सकते हो, क्योंकि इस दोनों में जोड़ का चिन्ह है, इस दोनों में घटा का चिन्ह है। तो हम लोग गुना के केस में ही ऐसा कर सकते हैं, तुम कहीं से किसी को भी कटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस सवाल में था, देखो तो हम लोग यहाँ से इसको यहाँ कटाए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वो यहाँ से इसको ऐसे यहाँ भी कटा सकते थे, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब गुना में है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोड़ घटा आएगा तो फिर रूल बदल जाएगा वहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये 5 से 5 कटेगा। अब देखो 2 तिये 6, 2 दूना 4, ऊपर नीचे एक जैसा संख्या से कट गया। यहाँ पे देखो 6 तिये 18, 5 तिये 15। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे नहीं कटेगा, ऊपर नीचे यहाँ पे नहीं कटेगा। तो कुल मिला के अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ऊपर में बचा माइनस का 2 और नीचे में बचा 3। अब देखो ये प्लस माइनस, ये माइनस का चिन्ह, इसको ऊपर में बचा। देखो अब देखो इस 3 से 3 कट ही जाएगा, ख़त्म। तो कुल मिला के पूरे जगह पे बचा माइनस का 1, तो ये प्लस माइनस, तो माइनस का चिन्ह है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ तो कटेगा नहीं, तो ये माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा। 1 गुना 3 करोगे तो 3, 2 गुना 4 करोगे तो 4 दूना 8। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लघुत्तम लेना होगा। अब लघुत्तम देखो, यहाँ पे लघुत्तम कुल मिला के आ जाएगा 24, तो 3 8 24, 8 8 दूना 16 माइनस का। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 1 से 24 को भाग दोगे तो 24, 24 गुना 1 24, फिर माइनस तो माइनस, 8 तिये 24, 3 तिये 9। अब देखो टोटल माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुटेगा। तो 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 के 9 हासिल 1, 2 और 1 3 और हासिल 1 था 4, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का और नीचे में 24। कुल मिला के यही आंसर है। तो मतलब बोर्ड मास एकदम सही तरीक़ा से आना चाहिए और ऊपर नीचे कटाने के लिए भी सही तरीक़ा से आना चाहिए। तो यहाँ तक उतारो सवाल को, फिर आगे देखते हैं हम लोग सवाल। तो ध्यान देना, ये 19 नंबर का सवाल है और एक क्रम विनिमय गुण है। देखो स्थान परिवर्तन है, x गुना y और y गुना x। तो गुना का क्रम विनिमय गुण सत्य होता है, हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब इसमें तुमको बताया गया कि आप इसको प्रमाणित कीजिए कि हाँ ये ऐसा होता है। देखो इस सवाल को हम लोग पहले भी बनाए हैं, तो पहले भी ये सवाल था, इसी चैप्टर में सवाल है ऐसा। हम लोग किस नंबर पे पढ़े थे इस सवाल को? तो ये सवाल था हम लोग के पास 8 नंबर में, लेकिन वहाँ पे जोड़ का क्रम विनिमय गुण था और यहाँ पे गुना का क्रम विनिमय गुण है। तो जोड़ और गुना के लिए ही तो सत्य है ये वाला चीज़। तो हम लोग 8 नंबर में जोड़ के लिए पढ़े थे और इसी सवाल को दे दिया ये गुना के लिए दे दिया 19 नंबर में। तो हम एक सवाल बता देंगे इसमें से और बाद बाकी सवाल तुम लोग आराम से बना सकते हो। टोटल 4 सवाल है इसमें। तब देखो ये हो गया तुम्हारा बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष देखो x गुना y है, तो x के यहाँ पे 0 और y के जगह पर 15/4। देखो 0 के साथ किसी को गुना करो 0 हो जाता है, क्योंकि पहले बताया कि ये होता है भस्मासुर, ये ना बताए थे कि इसको तुम किसी के साथ गुना करो वो 0 ही होगा। तो ऐसा फिर कभी सोचना नहीं तो वो ये 0 दे दिए, यहाँ पे कुछ लिख दिए तो बराबर वही आएगा, नहीं। अब यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे तुम कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो 100% 0 ही आएगा, ये फिक्स है, क्योंकि इसका नाम पहले बताए थे ये भस्मासुर है। हाँ, ये भस्म कर देता किसी को भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना। तो ये हो गया 0। ये कौन सा पक्ष था? ये था बायां पक्ष। अब देख लेते हैं हम लोग इसका दायां पक्ष तथा दायां पक्ष। तो दायां पक्ष में हम लोग के पास क्या है? y गुना x है, कोई दिक्कत नहीं। तो y के जगह पर बैठ जाएगा 15/4 और गुना में x के यहाँ पे 0, स्थान बदल दिया ये, तो फिर इसको गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। देखो दोनों पक्ष बराबर आ गया, बाएं पक्ष में भी 0 आया, दाएं पक्ष में भी 0 आया। तो अतः x गुना y बराबर y गुना x, बस हो गया आंसर। तो ये चीज़ बराबर दिखाना था और हम लोग बराबर दिखा दिए, तो यही हो गया इसका आंसर। तो ये था 19 नंबर सवाल। इसको उतारो फिर देखते हैं आगे सवाल। तो ध्यान देना 20 नंबर सवाल में। अब देखो यहाँ पे देख के सवाल समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। ये गुना ही है, यहाँ पर भी x गुना y। जैसे ब्रैकेट आ गया तो तुम्हारे मन में अब आएगा क्या कि ये सहचार्य गुण है, सीधा सा बात। अब इससे पहले हम लोग 10 नंबर में सवाल पढ़े थे, वो जोड़ का सहचार्य गुण था, जबकि ये गुना का सहचार्य गुण है। तो गुना के लिए भी सहचार्य गुण सत्य होता है। अब इस चीज़ को दिखाना होगा। तब देखो इस 20 नंबर में भी कुल मिला के 4 सवाल है। तो पहला सवाल को लिखते हैं हम लोग। ये दे दिया x का मान, y दे दिया यहाँ पे 4/3 और z दे दिया -7/5। अब सहचार्य गुण को सिद्ध करना, गुना के लिए सहचार्य गुण सत्य होता है, उस चीज़ को दिखाना होगा। फिर यहाँ पे 2 पक्ष, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। तो लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में x गुना y गुना z। अब सबका मान बैठाते हैं यहाँ पे। x के यहाँ पर 1/2 गुना, y के यहाँ पर 4/3 गुना, z के जगह पर -7/5।
अब ऊपर नीचे जो कटेगा कटाओ। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट के अंदर कोई ऊपर नीचे नहीं कट रहा तो गुना कर लो। तो 1/2 ठीक है अपने यहाँ पे गुना 7 चौके 28 माइनस में और 5 तिये 15। अब ब्रैकेट हटा। अब देखो इसमें जो कट रहा है उसको कटाओ, ये इससे कट जाएगा 14 बार में कट जाएगा। तो कुल मिला के -14/15 बचा यहाँ पे। ये था हम लोग के पास बायां पक्ष तथा अब देखते हैं हम लोग दायां पक्ष तथा दायां पक्ष। तो दायां पक्ष में देखिए हम लोग के पास सवाल क्या है, तो x गुना y गुना z। अब देखो इसमें z अंदर था बायां पक्ष में, z को बाहर किया और x बाहर था उसको अंदर लेकर आया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बैठाते हैं यहाँ पे देखो 1/2 गुना 4/3 और बाहर में माइनस का 7/5 मतलब z का मान। अब देखो ब्रैकेट को हल करो, ये 2 दूना 4 कटेगा तो कुल मिला के यहाँ पे बचा 2 गुना -7 और नीचे में इसके नीचे 3 बचा, इसके नीचे 5। अब गुना करो तो -14/5 तिये 15। अब देखो बायां पक्ष में जितना आया सेम उतना ही दायां पक्ष में आया। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि अतः अब लिख देंगे इसी चीज़ को x गुना ब्रैकेट में y गुना z बराबर हो गया ब्रैकेट में x गुना y गुना में z। इसी चीज़ को बराबर दिखाना था जो कि हम लोग दिखा दिए। और यही चीज़ हम लोग को पहले से पता था क्या कि सहचार्य गुण गुना और जोड़ के लिए सत्य होता है। तो इसको उतारो फिर देखते हैं आगे सवाल। देखो ये 21 नंबर है और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। कुल मिला के 1 से लेकर 21 नंबर सवाल था और टोटल सवाल को हम लोग टच किए हैं। ऐसा नहीं कि सवाल को छोड़ के आगे बढ़े, हर एक सवाल से एक एक सवाल हम बताते गए हैं। तो मतलब कि अगर शुरू से देखोगे सारा वीडियो को तो सारा सवाल समझ में आएगा। अब देखो इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, तो 21 नंबर में कुल मिला के 4 सवाल दिया है। अब सबसे पहले गुण को पहचाना। देखो x ब्रैकेट में y प्लस z है। अब देखो इस x ये दोनों के साथ गुना और वही किया, ये x को y के साथ भी गुना किया, x को z के साथ भी गुना किया, तो यही हो गया वितरण गुण। या तो हम लोग क्या करते हैं पहले इसको हल करेंगे उसके बाद x के साथ गुना करेंगे, मतलब y और z को हल करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर। लेने ऐसा नहीं किया, वो पहले क्या किया कि x को अंदर ले आके गुना कर दिया। और ये पहले ही पढ़े कि ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ रहेगा ना गुना के साथ, वो अंदर जाके सबके साथ गुना होगा जितना चीज़ उस ब्रैकेट के अंदर रहेगी। तो देखो ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ था, दोनों से ये गुना हुआ, बीच में जोड़ का चिन्ह था तो जोड़ का चिन्ह बैठ गया। तो बस ऐसे ही सवाल को बना देना। तो ये है वितरण गुण। तो अब देखो इसमें ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। तो फिर वही बात है, हम लोग बायां पक्ष को लेके चलते हैं पहले। तो बायां पक्ष, तो बायां पक्ष है x गुना y प्लस z। अब सबका मान बैठाओ, ये 0 गुना, अब देखो y के यहाँ पे -12/5 प्लस का 2/5। अब ब्रैकेट को हल करो पहले, तो ब्रैकेट को हल करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 5, लघुत्तम में 5 आएगा। तो अगर लघुत्तम सेम आ जाए नीचे तो ऊपर कुछ नहीं होता, सेम वैसे ही बैठ जाता है। तो देखो 12 में से 2 घटेगा तो कुल मिला के आ जाएगा -10/5। अब देखो गुना का काम पहले, फिर वही है भस्मासुर, गुना करो तो 0, सीधा सा बात, कहानी खत्म। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते थे लेकिन बोर्ड मार्क्स को थोड़ा सा फॉलो किया इसलिए ऐसा हुआ। नहीं तो कोई ऐसे देख लेता था ना, इसको समझ जाता ही 0 आएगा, छोड़ देता है। अब कौन सा पक्ष देखेंगे हम लोग, तथा दायां पक्ष, दायां पक्ष। अब देखो दायां पक्ष में क्या है x गुना y और प्लस में x गुना z। अब सबका मान बैठा हो यहाँ पे। अब देखो x का मान 0 तो 0 गुना y का मान -12/5, ये यहाँ पे रहा, प्लस x गुना z। तो x का मान हो गया 0 और z हो गया 2/5। अब यहाँ पे ध्यान देना, फिर वही बात है, ये 0 और ये प्लस में फिर 0 से गुना करोगे 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 0 0 2 बार 0 नहीं कर देना, ऐसे नहीं लिखना है तो गड़बड़ हो जाएगा। 0 को जितना बार जोड़ो 0 ही आएगा हमेशा। तो कुल मिला के ये भी हो गया 0। फिर वही बात है, देखो ये था बायां पक्ष, ये था दायां पक्ष, दोनों बराबर आ गया। दोनों बराबर आ गया तो लिख दो यहाँ पे अतः x गुना y प्लस z बराबर x गुना y प्लस x गुना z। बस इसी को बराबर दिखाना, जो कि हम लोग दिखा दें। तब यहाँ तो हम लोग पिछले 4 वीडियो में 1.1 को पूरा समाप्त किए हैं। तो वो चैप्टर था परिमेय संख्या से संबंधित। अब देखिए दूसरा चैप्टर है 1.2। अब ये भी चैप्टर परिमेय संख्या से संबंधित ही है, लेकिन इसमें 2 ही बात किया गया है। पहले वाले चैप्टर हम लोग पढ़े थे क्या कि परिमेय संख्या का गुण। अब इसमें लेकिन देखो क्या लिखा है
ये 2 पॉइंट भी पूरा चैप्टर समाप्त है। 1.2 सबसे पहला क्या कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। ये हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े थे 6 क्लास में कि या फिर 7 क्लास में कि परिमेय पूर्ण संख्या को कैसे संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या को दर्शाना होगा। अब एक बात याद रखना, जितना भी पूर्ण संख्या सारा का सारा परिमेय संख्या होगा, ये हम लोग पहले ही जान चुके थे। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। तो सबसे पहले इस पॉइंट को देखते हैं कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। संख्या रेखा मतलब ये लाइन, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ये एक लाइन हो गया, इसके बीचों बीच में मान लो यहाँ पे 0 बैठा दिए, ये 0 है। अब देखो, अगर 0 के दाएं तरफ जाओगे तो इधर दाएं, 0 के बाएं तरफ जाओगे तो इधर बाएं। तो 0 के दाएं तरफ जितना जाओगे इधर, ये हमेशा 0 से बड़ा संख्या होगा। तो ये होगा 0 से बड़ा संख्या, बड़ा संख्या। तो किससे बड़ा होगा ये? 0 से। जैसे 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4, हम लोग अनंत तक जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब परिमेय संख्या 0 से बड़ा बोलेगा, मतलब प्लस वाला जब बोलेगा, तो इधर हम लोग लिखेंगे, सीधा सा बात है। ऐसे याद रखो कि जब तुमको परिमेय संख्या प्लस वाला बोलेगा तो 0 के दाएं तरफ हमेशा बैठेगा। इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद 0 के दाएं तरफ इसको बैठाएंगे। अगर ये 0 से छोटा बोल रहा है तो छोटा संख्या जो कि 0 से छोटा होगा। और हम लोग को पता है कि जब संख्या में माइनस लग जाता तो 0 से छोटा हो जाता है। तो इससे छोटा -1, -2, -3, ये भी जाएगा तुम्हारा अनंत तक, माइनस अनंत तक। तो इसका भी कोई अंत नहीं है। तो जब संख्या में माइनस लग जाएगा तो हमेशा 0 के बाएं तरफ बैठेगा। तो ये 0 है, दाएं तरफ बड़ा संख्या उससे प्लस वाला, ये 0 इसके बाएं तरफ हमेशा छोटा वाला, और छोटा हमेशा माइनस में रहता है। तो मतलब देखो, अब ये सारा का सारा परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक है, या तो तुम सारा को पूर्णांक बोल सकते हो। तो दुनिया का सारा पूर्ण संख्या या फिर सारा का सारा पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या होगा। तो मतलब कि यही हो गया परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो ऐसे सवाल को दर्शाना होगा। अब सवाल को जिस रूप में देगा हम लोग वैसे दर्शाएंगे सवाल को। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ, मेन सवाल ये है, ये वाला, ये तो आसान था, इसको कोई भी दर्शा सकता है। अब 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि जब भी 2 संख्या देगा, मान लो एक ये है और ये 2 है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अब कोई बोलेगा ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या, सारा का सारा विषम संख्या परिमेय संख्या होगा, सीधा सा बात है। कोई बोलेगा ये सम संख्या, ठीक है, ये सम संख्या, लेकिन सारा का सारा सम संख्या परिमेय संख्या होगा। अब तुमको बोला क्या इसके बीच में आप परिमेय संख्या लिखे। तो सबसे पहले देखो, 2 संख्या, तुम कोई भी 2 संख्या ले लो, उसके बीच में जब भी तुमको परिमेय संख्या बोलेगा तो ये अनंत होगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होगा। अब देखो, जैसे तुम सवाल को बनाओगे तो सवाल बनाने के बाद क्या होगा, अब तुमको बोल देगा कि इस दोनों के बीच 5 गो परिमेय संख्या लिखे, तो तुम 5 गो तो लिख दोगे, लेकिन है तो अनंत ना। तो तुम्हारा आंसर और किताब का आंसर मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। तो वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि इस दोनों के बीच अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। इतना तुम लिख सकते हो, कोई अंत नहीं इसका। लेकिन तुमको बोला कि 5 गो ही लिखे, तो क्या पता कि तुम्हारा उत्तर जो था वो किताब का उत्तर से मिल जाए। हो सकता है उसका 5 गो उत्तर अलग हो, तुम्हारा उत्तर अलग हो, लेकिन शर्त क्या है कि इसी दोनों के बीच में होना चाहिए। देखो, अब इससे बड़ा और इससे छोटा, तब ना इसके बीच में कोई लिखेगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, लिख दिया 5 गो। कोई ऐसे भी तो लिख सकता है 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.6, 1.7 कर देते हैं। ये भी तो सही है, इसी के बीच में है। तो तुम ये आंसर लिखा तो भी सही, तुम ये लिखा तो भी सही, लेकिन समझना क्या होगा कि ये दोनों इसी के बीच में होना चाहिए। देखो, ये सारा इसी के बीच में है और ये भी सारा इसी के बीच में है, मतलब दोनों आंसर सही है। कोई बच्चा अगर ये उत्तर दे रहा तो भी सही, ये उत्तर दे रहा तो भी सही, लेकिन शर्त क्या है कि तुमको ये इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि इसी दोनों के बीच में होना चाहिए। तो देखो, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो अनंत होगा। तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा आंसर और किताब का आंसर मिल जाए। तो बस यही 2 प्रकार का सवाल होगा इसमें। अब देखो, लेकिन देखो, इसमें कुछ रूल है बनाने का, इसका कुछ रूल है कि आखिर सवाल को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए जो रूल है उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। तब देखो, ध्यान देना यहाँ। तो ये तो हो गया परिमेय संख्या के लिए। लेकिन देखो, अगर इसी में पूछ दे कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितना अपरिमेय होगा, देखो असल में ये चैप्टर अपरिमेय वाला है ही नहीं, तो इसलिए अपरिमेय पूछेगा नहीं। लेकिन अगर ऐसे भी पूछ दे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितना अपरिमेय होगा, तो भी अनंत होगा, उसका भी आंसर अनंत होगा। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे आएगा नहीं, हम लोग 9th क्लास में उसको पढ़ेंगे कि परिमेय के बीच अपरिमेय भी निकालने के लिए बोलेगा। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकाल। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर में। 1.2 में 2 ही प्रकार का सवाल दिया, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाना और 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को लिखना। तो हम लोग डायरेक्ट चैप्टर में ही चलते हैं, ताकि 1-2 सवाल को अगर समझ जाएंगे तो फिर सारा सवाल इससे बन जाएगा।
अब देखो पहला सवाल दे दिया 1.2 में कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या को निरूपित कीजिए। कितना आसान सब सवाल दिया, ध्यान से देखना सवाल। यहाँ पे जितना संख्या दिया है सबको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो 1 नंबर, तो ये संख्या रेखा हो गया। ऐसे ही सवाल को बनाओगे, ध्यान देना। कुल मिला के 1 नंबर में ना, 1 नंबर में टोटल ये 3 सवाल दे दिया। तो एक सवाल को बनाते हैं यहाँ पे। देखो तो ये दे दिया यहाँ पे, और देखो यहाँ पे 0 को बैठा दिया। अब सवाल में लिखा कितना, 4/9 लिखा है। कितना, 4/9 लिखा है। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तुम 1 से लेकर 4 तक बैठा दो। अब देखो ये प्लस में है, ये 4/9 ये प्लस में दिया है, तो मतलब 0 के दाएं तरफ होगा ये, क्योंकि माइनस रहता तो 0 के बाएं तरफ होता। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4, देखो समान दूरी रखना, दूरी को छोटा बड़ा नहीं करना। अब नीचे में जो था उसको बैठा दो, तो नीचे में 9 है तो नीचे में 9 बैठा दो। तो बस ऐसे घेर दोगे इसको, यही हो गया आंसर। मतलब बहुत ही इजी सब सवाल है। जो संख्या देगा उसको पहले बैठा देना, और नीचे में जो रहेगा उसको बाद में बैठाना। मतलब देखो 4 तक था तो पहले 4 तक बैठा दिए, सबके नीचे में 9 दे दिए। 5 रहता तो 5 तक बैठा देते, सबके नीचे में 9 दे देते। मतलब नीचे जो रहेगा उसको बाद में देना, पहले ऊपर वाला जो था उसको ऐसे ही बैठा दोगे। अब देखो इसका 2 नंबर में माइनस वाला एक सवाल दे दिया, -7/4। तो फिर से देखो ये संख्या रेखा, ये 0। अब देखो माइनस है तो इधर आएंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 7 था, 7 तक आ गए। नीचे सबका 4 बैठा दो। मतलब इससे आसान तरीका तुमको नहीं मिलेगा सवाल बनाने के लिए। तो बस ये हो गया आंसर हम लोग का। तो ये सारा सवाल समझ में आ गया होगा। अब 1 नंबर का सारा सवाल को ऐसे ही बनाना होगा हम लोग को, तो सारा सवाल बन जाएगा। तो पहले उतार लो इस दोनों सवाल को, फिर 2 नंबर देखते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, यहाँ पे 2 नंबर में फिर 2 सवाल दे दिया। अब जस्ट इसको उल्टा किया। 1 नंबर में संख्या दे दिया था, संख्या रेखा पे दर्शाना था। अब सवाल को संख्या रेखा में दे दिया, संख्या को दर्शाना, तो सेम उसका उल्टा सवाल दे दिया ये। अब देखो 0 से लेकर 12 तक बैठा हुआ है, और इसके नीचे दे दिया ये 5 दे दिया। तो 5 बैठा देते हैं हम लोग सबके नीचे। तो सबके नीचे 5 बैठा है, तो हम लोग भी 5 बैठा देते हैं। ठीक। अब ये जो खाली जगह छोड़ा है इसको ABCD से दर्शाया है। तो ये खाली जगह A है, ये B, ये C, ये D, ये E। ठीक। अब देखो सवाल में अब बोल रहा है कि ये ABCD का मान क्या होगा, ये सारा निकालना। देखो 0 के बाद ये देखो कंटिन्यू चला, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुछ नहीं करेंगे, 0 के बाद 1 बैठाएंगे। अब 1, अब नीचे सबका 5 है, तो हम क्या बताए पहले सवाल में कि नीचे जो रहेगा सबका सेम रहेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये ऊपर में 4 नीचे में 5। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 5 नीचे में 5। फिर आगे चल जाओ, ये 7 है, 7 के बाद 8 होगा और नीचे में 5। अब 8 के बाद 9 नीचे में 5। देखो सबका आंसर आ गया। तो मतलब A बराबर आ गया 1/5, B बराबर आ गया तुम्हारा 4/5, C बराबर आ गया 5/5, या फिर इसको 1 भी लिख सकते हो तुम, और D बराबर आ गया 8/5, और E बराबर आ गया 9/5। तो बस यही सारा आंसर हो गया हम लोग। तो मतलब जो खाली जगह छोड़ा था उसको भर दिया। अब इसका 2 नंबर भी सेम सवाल है। अब 2 नंबरों में क्या कर दिया, माइनस का सवाल दे दिया। तो माइनस वाला हम लोग बैठा देंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल को यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे। अब देखो 1 नंबर और 2 नंबर सवाल था, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। अब देखो 3 से लेकर लास्ट तक जो सवाल है, कुल मिला के इसमें 15 ही सवाल है। 3 से लेकर 15 तक जो सवाल दिया, अब तुमको लिखना क्या कि इसके बीच में परिमेय संख्या, 2 संख्या दे दिया और उसके बीच में तुमको क्या ज्ञात करना होगा, परिमेय संख्या को ज्ञात करना होगा। अब फिर वही बताया कि 2 संख्या के बीच परिमेय संख्या अनंत होगा, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हम लोग को कहीं कहीं बोलेगा 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, तो कुछ तरीका होगा निकालने का। तो अब देखो तरीका क्या निकालने का। अब हम फिर पहले बताएं कि इसका जरूरी नहीं कि इसका जो आंसर हम निकालेंगे तुम्हारी किताब से आंसर मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या है, हम लोग को लिखना एक परिमेय संख्या। तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा, उसी अनुसार सारा सवाल बन जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा कि नीचे का लॉसा ले लेना। तो नीचे 4 और 2 का एलसीएम, ये आ जाएगा 4। सबसे पहला काम यही, माइंड में यही रखना, सबसे पहला काम यही होगा। अब अगला काम देखो, जैसे 4 आ गया, अब फिर वही रूल कि इसको इससे भाग दो, जो आएगा उसको ऊपर नीचे से गुना कर देना। तो पहला भी ने 1/4, 4 को 4 से भाग दे, 1 आया, 1 को ऊपर नीचे गुना करो, तथा
1/2 नीचे 2 है, 2 को 4 से भाग दो, 2 आया, 2 को ऊपर नीचे गुना कर दो, मतलब भाग दे के जो आएगा उसको ऊपर नीचे गुना कर देना, ठीक है ना। ये दूसरा काम है। पहला काम क्या किए, नीचे का निकाल लिए एलसीएम। दूसरा काम क्या किए कि वो जो हम लोग भिन्न का जोड़ घटा पढ़ते थे, इसको इससे भाग दिए, जो आया उसको ऊपर नीचे गुना किए। लेकिन वहाँ पे सिर्फ हम लोग ऊपर गुना कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। फिर इसको इससे भाग दिए, 2 आया, 2 को ऊपर नीचे गुना किए। तो जब इसको हल करोगे तो 1/4 तथा ये आ जाएगा 2/4। यहाँ तक ठीक है। ये दूसरा काम हुआ हम लोग के पास। अब ये जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा उसमें एक अधिक करके फिर ऊपर नीचे गुना कर दो। तो हम लोग को बोला एक परिमेय संख्या निकाल लिए, तो मतलब 2 को लेंगे और ऊपर नीचे फिर 2 से गुना कर देंगे। जितना बोलेगा उससे एक अधिक लेके ऊपर नीचे फिर से गुना कर देंगे। तो हम लोग को एक परिमेय संख्या निकालना, तो हम लोग 2 लेके ऊपर नीचे फिर गुना कर देंगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो तीनों पॉइंट को याद रखना, सवाल बन जाएगा। इसी तीनों पॉइंट पे सारा सवाल है। तो मतलब जितना परिमेय संख्या बोला उससे एक अधिक लेके ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब देखो 2/8 4/8, मतलब नीचे मकसद हम लोग का यही था कि नीचे बराबर रहे। अब देखो 2 रुपया 8 आदमी भाग करेगा, 4 रुपया 8 आदमी भाग करेगा, तो इसके बीच में अब कौन सा बच गया, 3 बचा। 2 के बाद 3, क्योंकि नीचे सेम है। नीचे सेम रहने से ऊपर में तुम कुछ बैठा, तुमको बड़ा छोटा पता चल जाएगा। मतलब 2 से बड़ा 3 होगा, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, इस प्रकार से अनंत तक जाएगा ये। तो मतलब 2 के बाद आएगा 3। तो अब देखो, अतः अब यहाँ पे ध्यान रखो कि 2/8 किसके जगह पे आया, 1/4 के जगह पे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे 1/4 तथा अब देखो 4/8 किसके यहाँ पे आया, 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। तब देखो 2 से बड़ा 3 तो 3, और नीचे में 8 है तो 8, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। इस लाइन को समझना। ये 2/8 किसके यहाँ पे था, 1/4, उसको बैठा दिए। 4/8 किसके यहाँ पे आया था, 1/2, उसको बैठा दिए। अब एक परिमेय संख्या निकालना, तो 2 से बड़ा 3 और 4 से छोटा 3, तो उसी के बीच में 3 आ गया, और नीचे में 8 है तो 8 बैठा दिए। तो 3/8 यही हो गया आंसर। पहले इसको उतार लो, फिर 1-2 सवाल देखते हैं इसी में से, तब पूरा अच्छा समझना है। चलो ध्यान देना इस सवाल में। ये देखो 4 नंबर का सवाल है। अब देखो ये -3 तथा -2 के बीच अब कितना परिमेय संख्या लिख रहा है, इसमें 2 परिमेय संख्या लिखना। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि इस दोनों में बड़ा कौन है। तो हम लोग को पता है अब माइनस नहीं तो बड़ा कौन, तो ये वाला बड़ा। जैसे माइनस लग जाता तो उल्टा हो जाता, ये बड़ा ये छोटा, हमेशा याद रखना। अगर तुमको पूछे कि ये -5 और -50 में बड़ा कौन, तुमको नहीं पता, तुम कुछ नहीं करो, बड़ा कौन 50, माइनस लग गया तो उल्टा, बड़ा कौन -5, सीधा सा बात। बड़ा कौन तो 3, जैसे माइनस लग गया बड़ा कौन तो -2, सीधा सा बात है, ठीक है ना। अब इसी के बीच में हम लोग को कितना परिमेय संख्या लिखना, 2 परिमेय संख्या लिखना। अब ये तो बटे वाला है ही नहीं, बटे में कुछ नहीं तो 1 तो है, सीधा सा बात है। तो फिर वही बात करेंगे, 1, का निकाल लेंगे एलसीएम, इसका 1 ही आएगा। अब 1 को 1 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर नीचे गुना करो, फिर इसको यही करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया -3/1 तथा -2/1। ये दूसरा काम था। सबसे पहला काम एलसीएम निकाले, दूसरा काम कि इसको ऊपर नीचे इस प्रकार से गुना किए, भाग देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा कि ये 2 परिमेय संख्या निकालिए, तो हम क्या बताएं कि जितना बोलेगा उसमें से एक अधिक लेके ऊपर नीचे गुना कर देना। तो हमको बोला है कितना वो 2, तो हम लोग 3 लेके ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो जितना बोलेगा उतना से एक अधिक लेके ऊपर नीचे गुना करेंगे। मतलब इससे आसान तरीका नहीं है इसको निकालने का, यह सबसे आसान तरीका है। ये हो गया -9/3 तथा ये हो गया -6/3। अब देख लो, अब इसी के बीच में लिखना है। अब -9 से बड़ा -8, -8 से बड़ा -7, -7 से बड़ा -6, है ना। तो अतः अब देखो -9/3 ये -3 के जगह पे आया तथा -6/3 ये -2 के यहाँ पे आया था, के बीच 2 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब ध्यान दो, -9 से बड़ा -8/3, -8 से बड़ा -7/3। तो बस यही 2 निकालना था, हम लोग दोनों निकाल दिए। तो मतलब यही 2 चाहिए था, बोला था 2 ही निकाल लिए, तो हम लोग 2 को निकाल दिए, यही आंसर हो गया।
अब फिर वही बात है कि जरूरी नहीं कि तुम्हारा आंसर और किताब का आंसर मिल जाए, लेकिन इतना तो तय है कि ये दोनों इसी के बीच में है, इससे बाहर नहीं है। तो इसको उतारो, फिर देखते हैं कोई एक सवाल और। अब देखो ये 6 नंबर सवाल है। -1 तथा -1/2 के बीच हम लोग को लिखना होगा 4 परिमेय संख्या। हाँ, 4 परिमेय संख्या लिखना। अब ध्यान देना, सबसे पहले दोनों में बड़ा कौन, तो -1/2 बड़ा और -1 छोटा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। सबसे पहला काम क्या बताए कि नीचे का लौसा ले लो, तो नीचे में कौन है, 1 और 2 का लौसा। सबसे पहला काम यही करोगे, तो इसका आ जाएगा लौसा 2। अब क्या बताए कि इसको इससे भाग दो, 1 को 2 से भाग दोगे 2 आएगा, 2 को ऊपर नीचे गुना कर दो, तथा 2 को 2 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 को ऊपर नीचे गुना कर दो। तो ये हम लोग का हो गया दूसरा काम। पहला काम था एलसीएम लेना, दूसरा काम फिर नीचे से भाग देकर ऊपर नीचे गुना करना। तो हो गया -2/2 तथा -1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अगला काम देखो, वो जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला उसमें से 1 बढ़ा दो। तो हम लोग को 4 परिमेय संख्या निकालना इस दोनों के बीच, लेकिन इसमें 1 तुम बढ़ा दो, हो जाएगा 5। जितना बोलेगा उसमें 1 हमेशा बढ़ाओगे, हो गया 5। अब उस 5 को फिर ऊपर नीचे गुना कर देना, मतलब जितना बोलेगा उसमें से 1 अधिक लेके ऊपर नीचे गुना करोगे। अब देखो यहाँ पे ये हो गया -10/10 तथा -5/10। अब इसी के बीच हम लोग को निकला 4 संख्या। अब देखो -10 से बड़ा -9, -9 से बड़ा -8, -8 से बड़ा -7, -7 से बड़ा -6, आ गया 5 गो। अब देखो लेकिन ध्यान रखो, -10/10 -1 के यहाँ पे था तो -1 तथा -5/10 किसके यहाँ पे लिखे हैं, -1/2 के बीच 4 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो 4 को लिखना है ना, तो 4 को लिख देते हैं। अब देखो, अब यहाँ से लेकिन लिखना, क्योंकि इसी को हम लोग ना निकाल के लाए, इसी के बीच में लिखना है। तो -10 से बड़ा -9 और बटे में 10, -9 से बड़ा -8 तो बटे में 10, -8 से बड़ा -7 तो बटे में 10, -7 से बड़ा -6 तो बटे में 10। अब देखो ये सारा संख्या इसी के बीच में, तो यही हो गया आंसर। इससे आसान तरीका है ही नहीं इसको बनाने का। तो यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल को। अब देखो ये 14 नंबर का सवाल है, कुल मिला के 15 ही सवाल है, ये लास्ट सवाल है, इसको देख लेते हैं हम लोग, बाद बाकी सारा सवाल बना सकते हो तुम लोग। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या निकालना है। अब यहाँ पे दिमाग लगा, देखो 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा तो बहुत सारा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनाने का तरीका क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 तथा 2 के बीच यही होगा 2 से छोटा। कोई बोलेगा 0 तथा 2 के बीच वही होगा 2 से छोटा। कोई बोलेगा -1 तथा 2 के बीच वही होगा 2 से छोटा, सीधा सा बात है। तो मतलब हम लोग 1 और 2 को ले लिए, इसी के बीच में लिखना। कोई 0 और 2 लेगा उसी के बीच में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बीच हम लोग को निकालना 5 परिमेय संख्या। तो इसको कुछ ना करो, सबसे पहले वही लघुत्तम कि 1 और 1 का एलसीएम, क्योंकि दोनों के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, बराबर 1 आ गया। अब 1 को 1 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 को ऊपर नीचे गुना करो, मतलब तरीका वही है बनाने का, जो तरीका बताए वही रहेगा। फिर 1 को 1 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 को ऊपर नीचे गुना करो, कुल मिला के यहाँ पे 1/1 तथा ये हो गया 2/1। ये पहला काम हो गया, ठीक है ना। दूसरा काम तक आ गए हम लोग। उसके बाद जितना बोला उसमें से 1 अधिक करो, तो बोला ये 5, 5 से 1 अधिक करो 6, 6 को ऊपर नीचे गुना कर दो। तो आ गया 6/6 तथा ये हो गया 6 दूना 12/6। अब इसी के बीच में हम लोगों को लिखना 5 गो संख्या। तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 आ गया 5। तो अतः अब देखो 6/6 ये किसके यहाँ पे था, 1 के जगह पर, और ये देखो 12/6 ये किसके यहाँ पर था, 2 के जगह पर। तो मतलब अब देखो ये हो गया 2 से छोटा ही ना हो गया, ये 2 से छोटा, ये भी 2 से छोटा, मतलब 2 के बीच में, ये 2 के बराबर, ये 1 के बराबर, ये 2 से छोटा और ये 2 के बराबर है। तो मतलब कि ये 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तब ध्यान देना, तो 6 से बड़ा 7, लेकिन ये 2 से छोटा, क्योंकि नीचे में 6 है।
इसके बाद बड़ा 8, 8/6, 7/6, 9/6, 10/6। तो 1 2 3 4 5, 5 को तो हो ही गया, तो ये तो हो गया आंसर। तो 7 8, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। तो 1 2 3 4 5, तो यही 5 को निकालना था। अब देखो ये 2 से छोटा है, सबको भाग देके देखो सब 2 से छोटा आएगा, लेकिन 1 से सारा बड़ा है, तो यही तो निकालना था ना कि 2 से छोटा 5 को लिखो, तो 5 को निकाल दे। तरीका वही है, ठीक है ना। तो कुल मिला के देखो इस चैप्टर में कुल मिला के 15 सवाल था। 15 सवाल को ही ऐसे ही बनाना था। सबसे पहले देखो 1 से लेकर 2 नंबर जो सवाल था संख्या रेखा पे दर्शाने वाला था, और 2 से लेकर 15 जो सवाल था वो सारा सवाल यही था कि 2 संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना। तो हमको लगता है कि सारा का सारा सवाल तुम लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। अगर इसके अलावा भी दिक्कत है तो हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो आज हम लोग समाप्त कर दिए केसी सिन्हा का 1.2 और सबसे आसान तरीका से बताए सवाल को। तो आज हम लोग चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।